Okay, so before I start the session, I pray God to give me mental peace, and so that I can focus on the task in hand. Yes, and I just pray that everything stays normal in my life. ओके सो अभी सबसे पहले तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम ये बल और दाब से, यानी कि फोर्स और प्रेशर से। पहले हम पिनाकल से अपने जो मैंने नोट्स बनाए थे बहुत पहले, तो वो नोट्स को पहले करेंगे, उसके बाद में जो है हम ये जो सारे के सारे एमसीक्यू कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिख रखा है कि मिनट और आवर में पूछे, इस चीज़ का ध्यान देना है। ठीक है, फिर दाब की मीट्रिक इकाई क्या होती है, तो दाब की मीट्रिक इकाई बार होती है, और एक बार में जो है एक बार में ना एक बार में एक एटीएम आ जाता है पूरा। एक बार में जो है पूरा एक एटीएम आ जाता है ना, एक बार में एक एटीएम, और एक एटीएम से थोड़ा कम, एक एटीएम से थोड़ा कम खर्चा आ जाता है। एक बार में जो जितना तुम्हारा एटीएम में रुपये उससे थोड़ा कम आ जाएगा, बाकी का पैसा थोड़ा बच जाएगा जो आने जाने का खर्चा होगा। ठीक है, और एक एटीएम में कितना आएगा, तो एक बार आ जाएगा प्लस थोड़ा सा बच जाएगा। ठीक, फिर जब वस्तुओं पर कोई बल कार्य नहीं करता तो वस्तुएं नियमित गति से गतिमान रहती हैं। यह नियम किसने दिया था, तो जब वस्तुओं पर कोई बल कार्य नहीं करता, कोई वस्तु है उस पर कोई बल कार्य नहीं करता, तो वस्तु जो है नियमित गति से गतिमान रहती है, मतलब जो उसकी गति है उसी से गतिमान रहती है। यह नियम किसने दिया था, तो ये हमारे गैलीलियो साहब ने दिया था। तो गली में जो है, गली में जैसे कि कोई वस्तु है तो उस पर जो कोई बल कार्य नहीं कर रहा, तो वो वस्तु जो है नियमित गति से चलती रहेगी। कोई जैसे कि कोई भी वस्तु इमेजिन कर लो, ठीक है, गली में, तो इसके नियम जो है गैलीलियो ने दिया था कि जब वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं करता तो वस्तुएं नियमित गति से गतिमान रहती हैं। नियम जो है गैलीलियो ने दिया था। बलाघूर्ण क्या होता है, तो किसी वस्तु को किसी अक्ष के परितः घुमाने पर बल के माप को जो बलाघूर्ण कहते हैं। कोई वस्तु है तो उसको किसी भी अक्ष के परितः XYZ के परितः घुमाने पर जो बल के माप को जो बलाघूर्ण कहते हैं। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या है, तो WX इंटू में WP बराबर में H/4 पाई। ठीक है, ऐसे WP बराबर कहते हैं 1/2m अंडर रूट में जो है H/पाई। ठीक, फिर सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स जो होता है वो स्टैटिक होता है। देखो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है तो हल्का सा भी जब इस पर फोर्स लगता है तो खुद को एडजस्ट कर लेता है, तो वो स्टैटिक रहता है। तो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है वो स्टैटिक होता है। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। अगर वेग बढ़ाओगे तो संवेग भी बढ़ जाएगा, अगर वेग को आप दोगुना करते हो तो संवेग भी आपका दोगुना हो जाएगा। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे में वेग। घर्षण का सही क्रम क्या है पूछ सकता है लगाने को, तो सबसे पहले स्टैटिक होता है, उसका सर्पी फिर घूर्णन। तो स्थैतिक है फिर सर्पी है फिर घूर्णन, सीधे क्रम याद रखना है, स्थैतिक है सर्पी है घूर्णन है। आई इनर्शिया बराबर होता है मास इंटू में R²। तो इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू मास। प्रणोद की व्याख्या किस नियम ने की, तो प्रणोद की व्याख्या जो न्यूटन का थर्ड नियम जो है वो प्रणोद की व्याख्या करता है। प्रणोद की व्याख्या कौन करता है, तो न्यूटन का थर्ड नियम जो है प्रणोद की व्याख्या करता है। ध्रुवों पर लगने वाले घर्षण बल को क्या कहते हैं, तो ध्रुवों पर जो घर्षण बल लगता है उसको कर्षण बल या ड्रैग कहा जाता है। दुर्बल नाभिकीय बल की सीमा क्या होती है, तो दुर्बल नाभिकीय बहुत दुर्बल है, तो 10⁻16 साल का बच्चा होता है, तो कितना मतलब वो नया सा होता है एकदम, तो उसको समझ नहीं आता दुनियादारी। तो जो दुर्बल नाभिकीय बल की सीमा क्या होती है, 10⁻16 मीटर। तो 10⁻18 करके कुछ मैंने इसके पहले पढ़ा था, वो मैंने मतलब वीडियो इसका नहीं बनाया था, ऐसे ही खुद से ऐसे किया था। तो विद्युत धारा में निहित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं 6.25 × 10⁻18। यहाँ से पूरा एकदम से पूरा वीडियो वगैरह से बनाएंगे क्योंकि ये थोड़ा अच्छा रहता है रिवीजन के पर्पज से भी। तो दाब बराबर क्या होता है, प्रणोद बटे में क्षेत्रफल। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और, तो बल अगर विपरीत दिशा में लग रहा है तो उसका अंतर लेते हैं, बल अगर समान दिशा में लग रहा है तो उसका योग लेते हैं। यहाँ तक मैंने सिर्फ लिख रखा है, और यहाँ से 107 तक 107 या 110 तक होंगे, तो हम सारे के सारे कंप्लीट करेंगे। सो और वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, सीधी सड़क पर, थोड़ा धीम बोलेंगे, सीधी सड़क पर जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती हुई एक बस है 2 मिनट में अपनी चाल से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ा देती है, तो बल का त्वरण क्या है, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, चाल में अंतर बटे में समय, है ना। तो 60 बटे में क्या हो जाएगा, 60 बटे में हो जाएगा 60 बटे में हो जाएगा 2, तो हमारा आ जाएगा 30 किलोमीटर वर्ग। हाँ ओके 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 ओके, वेट, किलोमीटर प्रति वर्ग मीटर मिनट। ठीक है, 1 मिनट, देखो ये 70 में से 10 घटाओ कितना आएगा, 60 आएगा, 60, तो 60 ही हो गया। अच्छा ये तो किलोमीटर प्रति घंटा में, हमको निकालना है किलोमीटर वर्ग मिनट में। और भाई तुम 60/2 करते 30 आ जाता हो, तुम्हारा गलत हो जाता है। बट चीज़ों को समझो, देखो ऊपर किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये मिनट में दे रखा है, और हमको निकालना मिनट में ही है। ठीक है, तो V - U/T होता है, वो तो पता है, V बराबर U+AT से। तो इन दोनों का अंतर लेंगे तो आ जाएगा 60, लेकिन 60 क्या है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में है ना। तो गया तो ये 60 को, तो हम 5/18 करें, 60 को हम 5/18 करें, और बटे में जो है 2 है, और इसको भी 60 से गुणा करें, तो ये हमारा मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। लेकिन यार हमें तो निकालना है मिनट में। देखो भाई, तो इसको ना एकदम उससे कर दो, जो नॉर्मल, जैसे मतलब कि भी 5/18 मत करो, ये कहाँ से आया है वैसे कर दो, इसको बताते हैं। तो देखो ये घटेगा, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, और बटे में 2 कर दो, तो यानी कि ये 30 किलोमीटर। ठीक है, 30 किलो, और नीचे तो घंटा गया था ना, तो आप इसको 60 से भाग करोगे। देखो अगर जब हम इसका चाल का अंतर लेंगे तो क्या है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन हमको तो इसको मिनट में बनाना है, तो ये हम 60 ये घंटा को मिनट में बनाना था, यानी कि 60 से बटे में भाग कर देंगे, तो बस यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा और बटे में 2, क्योंकि मिनट में हमको चाहिए, तो मिनट में हो जाएगा 1/2, तो 0.5 किलोमीटर प्रति वर्ग मिनट। यही मैंने लिख रखा था कि ध्यान रखिए कि मिनट में पूछा है, घंटे में पूछा है, बिल्कुल भी आप सिली नहीं अफोर्ड कर सकते। और मैं इंग्लिश और जीके में टाइम पे टाइम भी अच्छा खासा होता है, तो आप बहुत मतलब कि हर एक क्वेश्चन को टाइम दे करके फिर सॉल्व करिए। आप नहीं अफोर्ड कर सकते, इस चीज़ को समझो।
फिर अगला क्वेश्चन है दाब की मीट्रिक इकाई क्या होती है। तो मैंने बताया था दाब की मीट्रिक इकाई होती है बार होती है, ठीक। एक बार के अंदर जो है, एक बार के अंदर ना पूरा एक एटीएम, एक बार के अंदर जो है एटीएम देखो, एक बार आप एक ऐसे लिखो, एक बार लिखो, इधर एक एटीएम लिखो। तो जो बार होता है ना, बार, उस पर आपका पूरा एटीएम नहीं खर्चा होगा, थोड़ा बच जाएगा, तो 0.98 एटीएम आ जाएगा। बट जो एक एटीएम होता है, एक एटीएम, उसमें आपका एक बार आ जाएगा और उससे ज़्यादा भी थोड़ा आ जाएगा, तो 1.1 उसका हो जाता है। बस इतना याद रखना, कुछ नहीं। देखो, एक आना तत्पर वस्तुओं की गति का अवलोकन करके किसने यह निष्कर्ष निकाला। अच्छा, जब वस्तुओं पर कोई कार्य नहीं करता तो वस्तुएं नियत गति से गतिमान है। बताया था ना वो गली में हमारी, जब जो है वस्तुओं पर कोई बल कार्य नहीं करता तो वस्तुएं नियत गति से गतिमान रहती हैं। जड़त्व के नियम का निष्कर्ष जो गैलीलियो ने दोहरे झुकाव वाले आनत तल पर एक गेंद की गति से अवलोकन किया था। निष्कर्ष निकाला कि घर्षण रहित क्षैतिज तल पर चलने वाली किसी वस्तु में ना तो त्वरण होना चाहिए, ना तो गतिरोध, अर्थात उसे जो है स्थिर वेग से चलना चाहिए। ओके, किसी वस्तु को उसकी अक्ष के परितः घुमाने वाले बल की माप को कहते हैं, उसको बलाघूर्ण कहते हैं। ठीक है, ठीक है, शक्ति नहीं, बलाघूर्ण बोलते हैं। किसी वस्तु को उसके अक्ष के परितः घुमाने वाले बल के माप को बलाघूर्ण कहते हैं। बल गुणा दूरी हो जाता है, साई मीटर, ये हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन मीटर हो जाता है। साई विमा भी याद कर लो, ml/t-2। ठीक है, बलाघूर्ण की क्या होती है, ml/t-2। शक्ति यह इकाई समय में दिया गया कार्य होता है। शक्ति जो होता है W/t होता है। ठीक है, इसका विवरण होता है ml/t-3। शक्ति का होता है ml/t-3। आती है चीज़ें समझ में ये सब। ml/t-2 होता है। ठीक है, तो दो फिर से पढ़ते बलाघूर्ण का तो ml/t-2, और ये तो शक्ति का होता है ml/t-2। हाँ, तो वही चीज़ तो है, बटे में इसमें टी एक्स्ट्रा है तो ml/t-3 हो जाता है। बलाघूर्ण वही मतलब बल। बस ये तो आता ही है। ठीक है। एक छोटी अवधि के दौरान किसी पिंड पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। छोटी अवधि के दौरान उसको आवेग बोलते हैं। ओके, बल किसी द्रव्यमान वाली वस्तु पर धक्का या खिंचाव उसके वेग को बदलने के कारण बनता है। दाब किसी वस्तु की सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल है। ओके, पृष्ठीय तनाव किसी तरल पदार्थ की सतह का वह गुण है जो उसके अणुओं की संसंजक प्रकृति के कारण उसे बाह्य बल पर प्रतिरोध करने की अनुमति देता है। तनन प्रतिबल क्या होता है, किसी पदार्थ की खींचने वाले तनन बल को सहने की क्षमता। ओके, तनन प्रतिबल कहलाती है। किसी छोटी अवधि के दौरान जो किसी पिंड पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं आवेग। मैं तुमको याद कराया था, एक एटीएम में एक बार आ जाएगा, थोड़ा बच जाएगा, है ना। अब ये पावर पाँच वाच कुछ मत लगाना, बस ऐसे ही। ये चीज़ थोड़ा समझ में नहीं मेरे को। आवेग छोटी अवधि के लिए जो बल लगता है वो बोलते हैं आवेग। ठीक है। तुष्टनक तरल पदार्थ की सतह का वह गुण जो उसके अणुओं की संसंजक प्रकृति के कारण उसे बाह्य बल का विरोध करने की अनुमति देता है, उसे पृष्ठ तनाव बोलते हैं। अच्छा, ओके ओके। वायुमंडल यानी कि एटीएम जो है 15 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर समुद्र तल पर औसत वायु दाब के बराबर माप की एक इकाई है। अच्छा, एटीएम है क्या, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना, वो 15 डिग्री सेल्सियस तापमान समुद्र तल पर औसत दबाव के माप की इकाई है। किसी स्थिति और संवेग में अनिश्चितता बराबर है तो वेग में अनिश्चितता क्या होगी। देखो पता तो है नहीं, बट अभी रट लिया है, 1/2m अंडर रूट में h। कापी क्यों बंद कर दिया, खोलो इसको जरा फिर से। इसका तो वो मतलब की हेल्प लेते रहना है। लिखा था मैंने पीछे साइड से हाँ, ऐसे करके सारा कंप्लीट करेंगे, सही रहता है मेरे को। ओके, तो कहाँ थे। हाँ, ये जैसे मैंने लिखी है 1/2m अंडर रूट में hy, ये मैंने पूरा निकाला है मैं कॉपी पे अपनी कि कैसे आया, थोड़ा समझ सकूँ ताकि मैं। देखो डेल्टा x इंटू में डेल्टा p बराबर होता है h/4y। ठीक है, 4 पाई। तो और डेल्टा p, अच्छा p बराबर होता है mv, तो वहाँ से हमने mv निकाल लिया और हमको निकालना तो v था, तो क्या आ जाएगा, ये h/4 पाई था और ये बटा में जो है ये हमारा डेल्टा x और m था, तो 1/2m अंडर रूट में hy आ गया। डेल्टा x क्या था फिर यहाँ पे, तो इसमें भी लिखा है h/4 पाई। अच्छा, डेल्टा x बराबर है m डेल्टा v के बराबर है। ओके ओके ओके, तो m डेल्टा v स्क्वायर हो जाएगा। आया समझ में मेरे को। तो ये हो जाएगा m डेल्टा v स्क्वायर, तो m इधर नीचे आ जाएगा, है ना। ये देखो m डेल्टा v इंटू में m डेल्टा v। अच्छा, तो m स्क्वायर डेल्टा v स्क्वायर, हाँ, तो बटे में ये आ जाएगा। 2 बाहर निकाल लिया है, तो 1/2m अंडर रूट में h पाई हो जाता है। तो ये याद रखना है कि किसी स्थिति और संवेग में अनिश्चितता बराबर है तो वेग में अनिश्चितता कितनी होगी। अगर स्थिति और संवेग में अनिश्चितता बराबर है तो वेग में अनिश्चितता जो है यही होगी। ठीक है, 1/2m अंडर रूट में h पाई। 1600 के दशक में किस नियम को यह वर्णन करने के लिए विकसित किया गया था कि जब किसी सीमित तरल पर कोई बल लगाया जाता है तो वह बल सभी दिशाओं में समान समान, वो पास्कल का नियम है। जब कोई द्रव जो है पदार्थ विरामावस्था में होता है तो समान ऊंचाई पर स्थित सभी बिंदुओं पर दाब जो है समान होता है। ग्राहम का कहा था अपना विशरण नियम था, यह विशरण की दर और गैसों के घनत्व के बीच संबंध का वर्णन करता है। यह विशरण की दर और गैसों के घनत्व के बीच, ओके, विशरण की दर और गैसों के घनत्व के बीच जो वर्णन करता है कौन, ग्राहम का विशरण नियम। ठीक है,
टोरिसेली का नियम क्या होता है? यह एक छोटे छिद्र से एक आदर्श तरल पदार्थ के निकास वेग और उस छिद्र के ऊपर तरल पदार्थ की गहराई के बीच संबंध बताता है। टोरिसेली, ठीक है भाई, कुछ है इसमें। कुछ छोटे छिद्र से एक तरल पदार्थ के एक छोटे छिद्र से एक तरल पदार्थ के जो है विकास के वेग और उस छिद्र के ऊपर तरल पदार्थ की गहराई के संबंध का वर्णन करता है। पता नहीं क्या ही है, और ठीक है। पोस्ट टेंशनिंग की उपयुक्तता किसके लिए अच्छी होती है? पोस्ट टेंशनिंग लॉन्ग स्पैन के लिए। पोस्ट टेंशनिंग कंक्रीट को मजबूत करने अच्छा एक तकनीक है जिसमें कंक्रीट डालने से पहले प्लास्टिक नलिकाओं के अंदर प्रिस्टेसिंग स्टील केबल को फॉर्म में रखा जाता है। प्रिटेंसी क्या होती है? तकनीक जिसमें कंक्रीट डालने से पहले स्टैंड में तनाव प्रदान करती है, अधिक टिकाऊ विश्वसनीय होती है। उस विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। ये एक देखो, ये तो मेरे पेपर में आया था। अरे, ये तो मेरे पेपर में आया था। हाँ, 20/7/2023 मेरा ही था, फर्स्ट शिफ्ट। BR ऑनलाइन में लगा था मेरा। एक चिकनी सतह की तुलना में एक वस्तु खुरदरी सतह पर कम फिसलती है। चिकनी सतह की तुलना, हाँ सिंपल सी बात है। जब सतह खुरदरी होती है तो घर्षण बल बढ़ जाता है। जब सतह खुरदरी है तो घर्षण बल बढ़ जाता है। हाँ, सही तो है डी, सही व्याख्या है। पता नहीं मैं उस टाइम क्या करके आई थी। एक तो सब बाहर जला रहे हैं तो उसका धुआं भर रहा है मेरे कमरे में। घर्षण बल व प्रतिरोध है जो तब उत्पन्न से दो सतहें एक दूसरे के विपरीत फैलने का प्रयास करती हैं, ठीक है। अभिलंब बल जो है वह बल है जो ठोस वस्तुओं को एक दूसरे पर उस से गुजरने से रोकने के लिए सतह पर लागू किया जाता है। घर्षण गुणांक या दो सतहों के बीच मौजूद घर्षण की माप का माप है, ठीक है। और दिया गया समीकरण एक वृत्ताकार पथ पर चलने वाली पिंड की गति का वो गुण प्रदान करता है। इस समीकरण में v क्या है? ओके, तो दिया गया समीकरण एक वृत्ताकार पथ पर चलने वाली पिंड की गति का गुण प्रदान करता है। इस समीकरण में v क्या है? तो AC बराबर v²/r, ठीक है। तो 4 बट्टा गति, ठीक है। अब केंद्रीय त्वरण का विमेय है तो MLT M0 होता है LT-2। ये मेरे को खास समझ में नहीं आया। नहीं, v तो चाल गति है, लेकिन ये समीकरण क्या है? यह केंद्रीय त्वरण का सूत्र है। अच्छा, v²/r। ये तुमने लिखा क्यों नहीं था v²/r को? लिखना चाहिए था ना तुम्हें। ये केंद्र की ओर लगने वाले बल का दूसरा नाम क्या है? केंद्र की ओर लग रहा है ना, सेंटर की ओर, तो अभी केंद्रीय होता है। इसको देखो, सेंट्रीपिटल होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल होता है। तो पिटल जो है अंदर की ओर होता है और फ्यूगल जो है बाहर की तरफ होता है ना। हाँ, क्योंकि उस फ्यूगल में गल आता है। गला बाहर लोगों से मतलब ज़्यादा अच्छे से, मतलब ज़्यादा अच्छे नहीं, मतलब फ़नी, मतलब गल बातें करना। घर में तो थोड़ा ज़्यादा सीरियस रहता है वो चीज़। आप केंद्रीय बल कहते हैं एक वृत्त में यात्रा कर रही किसी वस्तु का अनुभव किया जाने जैसे होता है, ठीक है। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं जड़ता का नियम। ये भी सही है। किस प्रकार के घर्षण को, हाँ बताया ना मैंने, सेल्फ एडजस्टिंग। तो स्टैटिक वाला होता है, स्टैटिक रहता है, सेल्फ को खुद को एडजस्ट कर लेता है। वह बल जो किसी वस्तु को स्थिर रखता है। गतिज घर्षण उसको बोलते हैं स्टैटिक। गतिज घर्षण क्या होता है? यह एक ऐसा बल है जो गतिमान सतहों के बीच कार्य करता है, उसको गतिज घर्षण बोलते हैं। विकेंद्रीय बल घर्षण बल विकेंद्रीय बल की आपूर्ति करता है, संख्यात्मक रूप से इसके बराबर होता है। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित या अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है? देखो, एक आवेशित है, दूसरा आवेशित नहीं है, तो उस पर लगाते उसको बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल। दो आवेशित कणों के बीच यह बल जो है आवेशों के गुणनफल के अनुपाती तथा कणों के बीच की दूरी के वर्ग के अनुपाती। दो कणों पर समान आवेश होता है, बल प्रतिकारक होकर कणों पर विपरीत जो है। घर्षण कम करने वाले पदार्थों को डैश कहते हैं। घर्षण कम करने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? घर्षण कम कर रहा है स्नेहक होगा। स्नेहक होता है ग्रीस तेल जैसे कि, हाँ, तो ये सब चीज़। स्प्रिंग क्या है? लेकिन दृढ़ पदार्थ से बना होता है स्प्रिंग। वायुदाब के संबंध में कौन सा कथन सही है? उच्च वायुदाब जो है, उच्च वायुदाब बादल युक्त आकाश और नम मौसम के साथ जुड़ा है। निम्न दाब जो है स्पष्ट और सही कौन सा है? इन्हें लिखा भी नहीं है इसको। वायु हमेशा उच्च, अरे सी ऑप्शन देख लो, सिंपल है, ये तो पता ही लोगे। बाकी मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना तो पता ही था। ये तो है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ये तो होता है कि भाई हाई से लो ही होता है, जो भी होता है। तो उच्च दाब बादल युक्त आकाश और नम मौसम के साथ जुड़ा हुआ है। पता नहीं, इसमें लिखना चाहिए था इनको कि तो नहीं जुड़ा होगा भाई। उच्च दाब का वायु के मौसम से मतलब रखा। निम्न दाब से कुछ जुड़ा उड़ा नहीं है, लेकिन वायु दाब से इससे अफेक्ट हुआ पड़ता है। वायु दाब को पृथ्वी की सतह पर वायु के बाहर डाले ताकि जब वायु दाब के बीच दाब का अंतर ज़्यादा होता है, जब अंतर ज़्यादा होगा तो हवा तेज़ी से चलेगी। एक गेंद में 3000 इकाई का संवेग, यदि वेग दोगुना कर दे तो संवेग भी दोगुना हो जाएगा। दोगुना हो जाएगा, 6000 इकाई हो जाएगा। अब अभी पूछता कितना बढ़ जाएगा, तो वो भी देखते हुए 3000 बढ़ जाएगा। ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। गति के तीसरे नियम का प्रयोग नहीं हो। क्रिकेट में हाँ धीरे से पीछे खसता है, क्रिकेट को मारते हुए टीम को टकराकर चोट लग जाने नाविक का, हाँ नाविक वाला भी सही है। और ये भी देखो,
ये पहला ना, ये F बराबर M में होता है। जो A है ना, ये सेकंड पे होता है। ये कैच लपकने के लिए जो धीरे से धीरे पीछे की ओर खींचता है ये ना, वरना उसकी बहुत तेज चोट लगेगी, ये होता है इसमें। ये अलग होता है, ये अलग चीज़ का एग्जाम्पल है। फुटबॉल को किक मारते विपक्षी टीम के से टकरा कर के आपको उसको किक आगे मारोगे, आप थोड़ा पीछे हो जाओगे। नाविक के आगे, हाँ ये गति वाला सही है। बंदूक और, हाँ ये भी सही है। ये ना किसी उसका उदाहरण होता है। ये सर ने बताया था। ये उस चीज़ का उदाहरण होता है, मतलब कि अगर नहीं करेंगे ना, ऐसे पीछे नहीं करेंगे तो इनको बहुत जोर की चोट लगेगी। सर ने बताया था। इसका नहीं होता, शायद सेकंड रूल का हो या फिर ये कुछ दौरान से रिलेटेड कुछ होता है। आई एम नॉट श्योर कि पहले तो बहुत तेज़ी से जो कि ऊपर से आ रही है गेंद, है ना, वो सब चीज़ें होती हैं। बल्कि वहाँ थी MLT-2। अभी मैं ऊपर पढ़ी थी बलाघूर्ण, उसकी ML2T-2 थी। CGS पद्धति होती है डाइन, SI होती है न्यूटन, ठीक है। तो SI जो है वो न्यूटन है और CGS जो है वो डाइन है, ओके। GS जो है ना, GS सब्जेक्ट बहुत एकदम डाइन की तरह है, मतलब अच्छा भी है खराब भी। CGS जो है डाइन की तरह है, एकदम डायन है, डायन। असंपर्क बल नहीं है, मतलब असंपर्क बल नहीं है लिखते ही लैंग्वेज देखो यार लोगों की। असंपर्क बल है, देखो अगर असंपर्क बल नहीं है तो क्या है, देखो असंपर्क नहीं है तो इसका उल्टा क्या हुआ, असंपर्क है। और उसका भी उल्टा क्या हुआ, असंपर्क है का उल्टा क्या हुआ, संपर्क है। तुमको यानी कि निकालना है यहाँ से संपर्क बल कौन सा, कांटेक्ट फोर्स कौन सा है। गुरुत्वाकर्षण नहीं, स्थिर वैद्युत नो, चुंबकीय तो बिल्कुल भी नहीं, घर्षण नहीं होगा। स्पर्श वाला है। और वैसे ही ऑप्शन से भी देख कर लेते चारों में। हाँ ये तो मैं तुमको बताई थी। घर्षण का सही क्रम का सबसे ज़्यादा होता है स्टैटिक। आई डोंट नो व्हाट इज दिस, बट स्टैटिक सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद में सर्पी, फिर उसके बाद में घूर्णन, बस यही होता है। स्टैटिक घर्षण क्या होता है, ऐसा बल जो पथ के साथ चलने वाली किसी वस्तु की गति में बाधा उत्पन्न करता है। स्टैटिक घर्षण क्या होता है, ऐसा बल जो पथ के साथ चलने वाली किसी वस्तु की गति में जो है बाधा उत्पन्न करता है, उसको बोलते हैं स्टैटिक बल। सर्पी घर्षण क्या होता है, किसी भी दो वस्तुओं द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध फिसलने पर जो है सर्पी आता है। और घूर्णन घर्षण क्या होता है, किसी सतह पर एक लुढ़कती हुई वस्तु की गति का विरोध करने वाला बल, इस घूर्णन, ओके। तो स्टैटिक होता है जो ऐसा बल जो पथ के साथ चलने वाली किसी वस्तु की गति में बाधा उत्पन्न करता है, ठीक, गति में बाधा उत्पन्न करता है, उसको बोलते हैं स्टैटिक। और फिसलने वाला सर्पी है ये, ठीक है। जड़त्व के बारे में ये समझ में नहीं आता कुछ खास। स्टैटिक क्या है, जो मतलब जैसे है वैसे ही रहना चाहता है, गति में बाधा उत्पन्न करेगा बल के साथ। और सर्पी जो है विरुद्ध घर्षण का ही, ठीक है। जड़त्व के बारे में सही कथन देखो, द्रमा जितना ज़्यादा गणित उतना ज़्यादा होगा, बात तो सही है, बात तो सही है। और ये उसका फार्मूला भी होता है जड़त्व का, इनर्शिया बराबर होता है mr²। तो R है क्या इसमें, पता नहीं। जड़त्व बढ़ जाएगा। जड़त्व को पदार्थ की एक विशेषता के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके द्वारा यह एक सीधी रेखा के साथ विश्राम की स्थिति या समान गति को बनाए रखने की कोशिश करता है। जड़त्व के प्रकारों में विश्राम की जड़ता, गति की जड़ता और दिशा की जड़ता शामिल है। डैश पिंड की गति जो है समान रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण है। तो मुक्त रूप से कहते हुए किसी वस्तु की गति डैश होती है यदि उसका वेग स्थिर हो। वेग स्थिर है तो भाई समान रहेगी, और क्या रहेगी। हाँ ठीक है, समान गति होती है जब जो एक अलग अलग गति चलती है। हाँ जैसे कि ट्रेन गति। डैश समय ग्राफ किसी वस्तु की देखो चाल देता, चाल दूरी समय, दूरी समय है बस। गति और दूरी जो अदिश राशियाँ होती हैं, ठीक है। कौन सा भौतिक सिद्धांत रॉकेट इंजन, जेट इंजन और स्थिति वाले गुब्बे द्वारा प्रणोद की व्याख्या कौन करता है। तो थर्ड नियम है, न्यूटन की गति का नियम। तीसरे नियम को या प्रायः प्रयोग की उत्पत्ति के लिए स्पष्टीकरण के रूप में दिया जाता है। अब हम देखो यही फायदा होता है जो हम पहले पढ़ लिए हैं इसमें, जो हमको नहीं आते थे, और हम सारे पढ़ रहे हैं, तो हमारा इस तरह से रिविजन भी हो रहा है और याद हो जाएगा, है ना। ओके, तो निम्नलिखित में से किस अंतराण्विक बल को जो है लंदन बल भी कहा जाता है। तो परिक्षेपण बल, इसको इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं परिक्षेपण को। एक अध्रुवीय अणु में अस्थायी ध्रुवों के गठन के कारण एक अस्थायी आकर्षण बल है, ठीक है। ध्रुव प्रेरित ध्रुव बल क्या होता है, एक दुर्बल, हाँ ये तो मतलब कि एक दुर्बल वाले से जो है, हाँ उससे वो ये जब एक ध्रुवीय अणु अध्रुवीय प्रजातियों में इलेक्ट्रॉनों की अवस्था को छू करके, ध्रुव क्या होता है, ध्रुवीय अणुओं के बीच आकर्षण, हाइड्रोजन बल होता है, इसमें हाइड्रोजन शामिल होता है। ये चीज़ थोड़ा सा ना इन्हें मैंने पढ़े तो हैं। ये परिक्षेपण बल को इंग्लिश में लेकिन क्या बोलते हैं, बस ऐसे ही मतलब परिक्षेपण बल है कोई, ठीक है, ठीक है, जो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, जिसको लंदन फोर्स भी कहा जाता है। आई डोंट नो, मगर मुझे इसकी इंग्लिश पता चलता अच्छा था। वेल कौन सा रोलिंग घर्षण जो है स्पर्शी से ज़्यादा होता है। देखो अभी पढ़ाया था तुमको हमने, स्टैटिक होता है, फिर सर्पी होता है, और फिर लास्ट में था वो तो ये गलत हो जाएगा। द्रवों पर लगाए गए घर्षण बल को कर्षण बल कहते हैं, बिल्कुल सही। देखो मैंने ऊपर बताया था ना अभी, ये देखो स्टैटिक हाँ स्टैटिक, ये बस इतना यार, देखो इससे 2 क्वेश्चन आए। एक तो ये देखो स्टैटिक सर्पी घूर्णन, है ना, ये 3 ने पूछा। और फिर देखो MTS में पूछा था, हाँ सही है यार, फिर MTS पूछा था।
रोलिंग घर्षण सर्पिल घर्षण से अधिक होता है, तो ये गलत बात है। देखो सबसे पहले आता है स्टैटिक, फिर आता है सर्पी, पहले देखो सासा वाले, ठीक है, सासा वाले, स्टैटिक, सर्पी, फिर लास्ट में घूर्णन, ठीक है। बल्कि ये दूसरा वाला देता है बराबर में 10⁻16 के रूप में आया, तो ये दुर्बल है ना, दुर्बल ही तो था, दुर्बल नाभिकीय बल की सीमा जो 10⁻16 मीटर के क्रम की है, ठीक है। सापेक्ष शक्ति की होती है 10⁻13। विद्युत चुंबकीय बल जो है अनंत होता है। त्वरण जो है डैश के परिवर्तन की दर को बोलते हैं, संवेग या वेग, वेग परिवर्तन की दर होंगी, संवेग क्यों ले होगी बीच में, वेग परिवर्तन की दर, ठीक है। त्वरण को जो है स्तर के रूप में किया जाता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यदि दो बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं से कार्य करते हैं तो उस पर लगने वाले कुल बल का परिमाण दोनों बलों के परिमाण का डैश होता है। यदि दो बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं तो उस पर लगने वाले कुल बल का परिमाण जो है दोनों बलों के परिमाण का जो अंतर होता है। हाँ, क्योंकि विपरीत दिशा से लग रहे हैं ना, तो अंतर हो जाता है, और जब समान दिशा से होता है तो इसको योग कर देते हैं। जैसे कि ट्रेन चाल वाला तुम पढ़े हो, तो उसमें क्या होता है, उसमें विपरीत दिशा में जोड़ते हैं और समान दिशा में अंतर, लेकिन ये अलग है, ठीक है। हाँ, ये तो ध्यान रखना, इसमें मैथ मत लगा देना। तो दो बल किसी वस्तु पर जो विपरीत दिशा से कार्य करते हैं तो उस पर लगने वाला कुल बल का परिमाण जो है दोनों बलों के परिमाण का अंतर होता है। तो इसमें मतलब समझ में भी आता है कि इधर से बल लगा, इधर से बल लगा, तो भाई अंतर ही तो होगा, बल अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ होते हैं। कौन सा देखिए से लगाओ तो भाई सिंपल सा जुड़ेगा तो है ही है। ऐसे एक दीवार पे तुम कोई 5 न्यूटन का बल लगा, 8, तो टोटल तो उस पर 13 लग रहा है ना, ये चीज़ सिंपल है। दाब का मान ज्ञात करने के लिए आप द्रव में प्रणोद को क्षेत्रफल से विभाजित करते हो, ठीक है, ध्यान रखना। दाब होता है प्रणोद बटे में, पता नहीं क्या प्रणोद क्या है, न्यूटन का तीसरा नियम में आता है ये, प्रणोद बटे में क्षेत्रफल, ठीक है। संरक्षी बल की विशेषता के कारण इसके द्वारा किया गया कार्य जो है पूर्ण रूप से पुनर्प्राप्त योग्य होता है। ओके, संरक्षी बल बल होता है जिसमें इसके विरुद्ध किया गया कार्य जो है केवल गति के आरंभ और अंत बिंदु पर निर्भर करता है। यह कार्य के दौरान किए गए पथ पर निर्भर नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। ये पथ पर संरक्षी बल होता है, ये आप पथ पर से उसको मतलब नहीं, वो संरक्षित है, ठीक है। ओके, संग्रहित ऊर्जा कार्य के रूप में पुनर्प्राप्त करने योग्य है। कौन सा एक अदिश राशि नहीं है, ओके, यानी कि इसमें से जो है अदिश राशि नहीं, सदिश कौन, तो आघूर्ण जो होता है वो सदिश होता है बस, ठीक है, आघूर्ण जो है वो सदिश होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ध्वनि। हे ईश्वर, सारी टेंशन, सारी दुनियादारी सब मैं आप पे छोड़ती हूँ। प्लीज़ मैं अपने पूरा सिंसियर तरीके से पढ़ सकूँ, मैं सिंसियर तरीके से प्रिपरेशन कर सकूँ, सिंसियर तरीके से परफॉर्मेंस कर सकूँ, बाकी सब आप पे। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ माई फैमिली, टेक केयर ऑफ़ एवरीवन, टेक केयर, एंड दैट्स इट। And please let me focus on the task in hand, and I leave everything on your feet, because nothing is in my hand, and I just feeling I don't say that मैं बहुत ख़राब कंडीशन में हूँ या सबसे ख़राब दुनिया में, मैं जानती हूँ मेरे से भी खराब कंडीशन लोग रहते हैं, सारी चीज़ें सब मेरे माइंड में है, बट और बस मैं आपसे बस प्रे कर सकती हूँ, मैं बस प्रे करती हूँ। प्लीज़ पूरे प्रिपेयर का मेरा ख्याल रखना, और मैं अच्छे से पढ़ाई करने दो, मैं प्रिपरेशन अच्छे से कर सकूँ, परफॉर्मेंस भी अच्छे से कर सकूँ। ओके, सो माइंड को शांत करते हुए हम आप ध्वनि पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैंने लिख रखा है वो, फिर इसके बाद में ये सारे क्वेश्चन। तो ध्वनि की गति में ना एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, एल्यूमिनियम में ध्वनि की गति बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, ध्वनि को मैं ध्वनि वालू चालू से याद करती हूँ, तो वो मिनी से आलू खाती हैं, हाँ, क्योंकि मतलब उनको लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा खाएंगी तो वो उनका मतलब कि वो मोटी हो जाएंगी, वो ऐसा मॉडल टाइप है ना, तो वो एल्यूमिनियम खाती हैं। तो एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा उनको इंटरेस्ट आता है, वो टेस्टी भी होता है मिनी आलू, और मतलब ज़्यादा उसका इफेक्ट भी नहीं पड़ता बाकी चीज़ों की अपेक्षा। ध्वनि गति की जो है एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा होती है। 1 किलो हर्ट्ज जो है वो 1000 दोलन प्रति सेकंड के बराबर होता है। 1 किलो हर्ट्ज जो है 1000 दोलन प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 1000 दोलन कर डालता है। ओ माय गॉड, उसको 1 किलो हर्ट्ज बोलते हैं। अरे ये कैसे, 2 ही क्वेश्चन, मतलब ये बहुत छोटा सा है, इसके बाद में ग्रेविटेशन आ जाएगा, चलो वो भी देख लेते हैं फिर। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी, अच्छा हिंदी इंग्लिश देखिए। गुरुत्वाकर्षण का प्रयोग तरंगों का पता करने के लिए पहली बार जो है LIGO का प्रयोग किया गया था, ठीक है। अब ये दोनों कंप्लीट करके फिर वर्क एनर्जी पे आते हैं। तो इनमें से कौन सा विकल्प प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है, तो प्रतिध्वनि ठोस नहीं, प्रतिध्वनि उत्पन्न होगी जब ध्वनि परावर्तित होगी तो प्रतिध्वनि उत्पन्न होगी। अच्छा, ये निर्वात ठोस तरल से कोई मतलब नहीं है, जब परावर्तित हो। अच्छा हाँ, ये सिंपल है। इको कब होगा, तो जैसे कि मैं कुछ बोलूँ तो सामने परावर्तित होगी, ठोस और तरल से क्या मतलब, कभी परावर्तित होगी तो मेरे को इको सुखानी पड़ेगा। ये थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश का इशू हो जाता है मेरे को। प्रयोग जो है गहराई और ऊंचाई मापने में, हाँ, दूरी मापने में और चिकित्सा निकालने में, मतलब किसी से टकरा के जब वापस आएगी वो चीज़। निम्न से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है 25 डिग्री पे, तो एल्यूमिनियम बताया था मैंने, एल्यूमिनियम आलू 6420, ठीक है।
ध्वनि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निर्वात में चल सकती है ना, निर्वात में नहीं चल पाती ध्वनि, निर्वात में कहाँ गा पाती हूँ। हर्टस में बिल्कुल सही है। मानव वाक तंतुओं में के कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही है। अप्रिय ध्वनि हाँ शोर कहलाती है, भी नहीं चलेगी वो। समंदर में 1531 मीटर पर सेकंड होती है, जल जो है 1498 मीटर पर सेकंड, वायु जो है 346 मीटर पर सेकंड। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम के डैश के समानुपाती होती है। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के घन घन पता नहीं क्या वर्ग, ये क्या चीज़ है, ये सब तुमने लिखा क्यों नहीं? बट आई जस्ट वांट टू नो, जनता जवाब मांगती है, क्यों नहीं लिखी थी यार? जब नहीं आता तो लिखने में क्या दिक्कत थी? ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। ध्वनि की प्रबलता जो होती है ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। मैं लिख लेती हूँ इस क्वेश्चन को, हाँ जस्ट अ मिनट, कुछ ऐसा मिलेगा तो मैं लिख भी लूँगी। ध्वनि की प्रबलता जो होती है ना, ध्वनि की प्रबलता, और पेपर में आ जाए ध्वनि की प्रबलता है ना, ऐसे और यही क्वेश्चन आ जाए। तो जो ध्वनि की प्रबलता होती है ना, वो ध्वनि को उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम के ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। ध्वनि तरंगों के उत्पादन संचरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सिंपल सी बात है, एकॉस्टिक होगा आई थिंक, फोनोटिक्स तो नहीं होगा, एकॉस्टिक ही होगा, समानुपाती होती है। अरे ऑप्टिक्स तो यार वो होता है, नहीं है फोटोनिक्स, वो भी नहीं होगा। एस्ट्रोफिजिक्स भाई इंग्लिश में लिखा हो तो ज़्यादा समझ में आता, बट हाँ फिर भी इसमें कुछ था नहीं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि कोई वस्तु है प्रति सेकंड 10 दोलनों का निष्पादन करती है तो किलो हर्ट्ज में इसकी आवृत्ति, देखा मैंने वो क्या बताया था, 1 किलो हर्ट्ज में 1000 दोलन पर सेकंड होता है, और तुमने क्या कि 10 दोलन करता है, तो 1000 ये जाएगा तो 2 जीरो इधर आ जाएगा तो 0.0 आ जाएगा, बस इतना याद रखना है। उनके में से किसका कंपन केवल विषम लयबद्ध उत्पन्न करता है? विषम लयबद्ध उत्पन्न करता है, यस। एक बंद आर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ जो होता है विषम लयबद्ध, एक 2 सिरों पर स्थिर एक कंपन स्ट्रिंग, एक खुले आर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ, ये है क्या भला है क्या ये? वायु स्तंभ के कंपन की पहली रूप में एक नोड और एक एंटी नोड होता है। कंपन केवल विषम लयबद्ध उत्पन्न करता है, विषम लयबद्ध। एक बंद आर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ, ये विषम लयबद्ध उत्पन्न करता है। लेकिन में से किसका कंपन केवल, ये समझ में नहीं आ रहा है, एक बंद आर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ विषम लयबद्ध उत्पन्न करता है, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल में ध्वनि हो जाएगी, अनुमानित गति ध्वनि आसुत जल में, जिस तो यार कितनी होगी आसुत जल में 1498, ओके आसुत जल में 1498 होती है, कैसे याद रखोगी? 7 दूनी 14 और 98 लगभग 1500 याद करोगी, 1500 की लगभग 1500, ठीक है, क्योंकि पता नहीं 1498 97 है ना, 96 क्या लिख के दे, तो लगभग 1500 होती। आसुत जल में जो है ध्वनि की अनुमानित गति होती 1500, आसुत जल में, ठीक है। आसु मतलब होता है सन, तो सन 1500 का क्या रिलेशन, अरे मतलब 1500 बस याद रखना, 1500 बस ऐसे ही 1500 तो नाम है सन के, कोई कुछ बोलता कोई बोले, बहुत सारे नाम होते हैं ना। चमगादड़ किस प्रकार, तो पराप ध्वनिक होता है इनका, उड़ते हैं ये, यदि पूरी करने का तो इसका मतलब है हाँ रास्ते में शिकार है, अच्छा ये अपने द्वारा सर्जित किरणों को सर्जित तथा व्यक्ति करते हैं, अच्छा अगर वापस आ जाए किरणें, हाँ तो सही बात, शिकार है। मैंने देखा चमगादड़ बहुत तबाह कर लेता था, घर में आ जाते कभी कभी तो गुस्सा लग जाती है। उप्स। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? वायु में चलती है 343, ठीक है, वायु में ध्वनि चलती है 343 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, और सेकेंड पर 2.9 सेकंड में जो है 1 किलोमीटर चलती है, 2.9 सेकंड में जो है 1 किलोमीटर चलती है। गड़गड़ाहट की आवाज़ प्रकाश की चमक दिखाई देने की तुलना में बहुत बार, हाँ क्योंकि वो ना तेज होता है, मतलब प्रकाश की चाल तेज होती है, ध्वनि की चाल धीम होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण, तो भी मैंने पढ़ दिया था, तो अभी इसके आगे भी देख लेते हैं। 2-4 क्वेश्चन है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में क्या संबंध है, मतलब गलत कथन बताइए, ओके। हाँ पृथ्वी से बांध कर रखता है तारा, हाँ ज्वारभाटा, सौर के ग्रह चारों के पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति में सहायता करता है, गुरुत्वाकर्षण नियम, बात तो सही है।
चंद्रमा की गति में सहायता करता है। चंद्रमा तभी तो टिका है इससे। जो चारों सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति को बनाए रखता है। बात ये भी सही है। ज्वार भाटा लाता है गुरुत्वाकर्षण। जो हमें पृथ्वी से बांध कर रखता है, ये भी बात सही है। हमें पृथ्वी से तो बांध के यही रखता है। गलत कथन बताना था। तो ये बात तो पहली बात तो सही है भाई, हमको हाँ पृथ्वी से तो बांध के यही रखता है ना, हम लोग तो उड़ रहे होते। सही बात है। ज्वार भाटा यही लाता है नहीं, बट यार उसमें भी तो मतलब कि फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें भी लगता है। ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो फिर चंद्रमा के चलने में सहायता नहीं करता है हैं? नहीं यार, सहायता करता है। ज्वार भाटा का कारण नहीं बनता तारों और तारों और पृथ्वी के। अरे भाई तारे नहीं, तारों और पृथ्वी के ज्वार भाटा का, ये गलत है। न्यूटन का सर्वोत्तम गुरुत्वाकर्षण में ब्रह्मांड का प्रत्येक दूसरे को आकर्षित करता है, यानी कि चंद्रमा को जो गति में सहायता करता है, बिल्कुल करता है यार, ना कि चंद्रमा गिर जाएगा। गोल गोल चक्कर लगाता है इसका। 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण के बारे में सही कथन का चयन करिए। जी की जो है इकाई त्वरण की इकाई के समान है। बात तो सही है। और टी स्क्वायर, हाँ ये तो ये तीनों नियम याद कर लेने हैं। ये उसके हैं केपलर भाई साहब के। टी स्क्वायर जो आर क्यूब द्वारा व्यक्त इनमें से कौन सा नियम किसी उपग्रह की कक्षीय आवर्तकाल और त्रिज्या की तुलना अन्य ग्रह को से करता है? ये शायद तीसरा नियम है। हाँ तीसरा नियम है ये केपलर का। ये जो फार्मूला वाला है तीसरा है, और पहला वाला पता नहीं क्या होता है। दूसरा वाला भी मतलब वो कुछ बनाते हैं ऐसे कि इनका जितना मास होगा उतना इसका भी होगा, ऐसे कुछ बनाते हैं केपलर के नियम। तीसरे में फार्मूला आता है तो पता है किसी भी ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग उस ग्रह की दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ कक्ष की तृतीय घात के अनुपाती होता है। हबल तो वो होता है आकाशगंगा वाला कुछ। ओके ब्रैग का नियम भी अलग है। कॉपर्निकस सूर्य केंद्रित वाला है, सूर्य से रिलेटेड है। तीनों नियम, हाँ ये तो उन्होंने दिए केपलर ने। बता दो तीनों नियम। पहला नियम हाँ मिल गया। किसी ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है जिसमें सूर्य दो केंद्र बिंदुओं में से किसी एक पर स्थित होता है। ओके पहला नियम क्या है? किसी कोई ग्रह है हाँ उसकी कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है, बिल्कुल सही बात है। तो पहला दीर्घवृत्ताकार वाली कक्षा वाला, किसी ग्रह की कक्षा जो दीर्घवृत्ताकार होती है जिसमें सूर्य जो होता है सन वो दो केंद्र बिंदुओं में से किसी एक पर स्थित होता है। दो केंद्र बिंदुओं में से किसी एक पर स्थित होता है, ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है? यह ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली एक रेखाखंड समान समय अंतराल में समान क्षेत्रों को पार करता है। हाँ समान वाला गुस्सा सेकंड देखो, दो एक है ना, 2 रुपए थे एक दे दिए, मतलब समान वाला है। तीसरा नियम जो है वो वर्ग जो है वो अर्ध कक्ष की दूरी के घन के अनुपात है। टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। पहले यह निष्कर्ष निकालना कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान से घटती हैं और समान समय पर भूमि पर पहुंचती हैं। ओके तो इसको गैलीली इससे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में जो सभी वस्तुएं होती हैं समान त्वरण जी से गिरती हैं। ओके किसने सबसे पहले इसका निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी से गिरती हैं और समान समय पर भूमि पर पहुंचती हैं? तो ये बताया था हमारे गलीलियो ने बताया था, गलीलियो के बारे में। तो निर्वात में भी बता रहे कि समान से जी से गिरेंगी समान से पहुंचेंगी, ये सब कुछ समान ही करते रहते थे गैलीलियो, ठीक है। सभी वस्तुएं समान त्वरण जी से गिरती हैं, समान समय पर भूमि पर पहुंचती हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है लिखने क्या? देखो समान त्वरण जी से गिरती हैं और समान समय पर जो पहुंचती हैं। ये बताया था हमारे गैलीलियो ने। ये बहुत मेहनती थे। पता नहीं क्या है गुरुत्वाकर्षण तरंगों को पता लगाने के लिए पहली बार किस यंत्र का प्रयोग किया था? लीगो का प्रयोग किया गया। लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जेक्टरी। ओके नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कार्य और ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। देखो हमने लिखा क्या बताती हूँ। 25 डिग्री सेल्सियस पर एक आदर्श गैस के लिए एसआई इकाई में प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा 6.17 × 10⁻21 जूल। 25 डिग्री सेल्सियस पर एक आदर्श गैस के लिए एसआई इकाई में प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा जो होती है वो 6.17 × 10⁻21 होती है। ध्यान रखना -21 होती है, सीमेंस में आया था वही है।
दोबारा तो नहीं आएगा, क्यों नहीं आ सकता? 25 एसआई प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा। गुत्ती स्थिति ऊर्जा जो होती है वो mgh होती है। ऋजुरेखी गति के उदाहरण सेना की परेड और किसी उसका ऊपर नीचे होना, उसको बोलते हैं ऋजुरेखी रेखा गति। मतलब तीनों नियम न्यूटन के। तो पहला होता है v बराबर u प्लस AT। तो देखो इसमें क्या है, वेग और समय बता रहा है, ठीक है, वेग और समय बता रहा है, दिशा तो है वो। देखो तीन चीज़ें होती हैं, वेग समय और स्थिति, बस मतलब वेग समय और स्थिति। देखो पहले वाले में v बराबर u प्लस AT, तो v आ गया, और t v तो इसमें वेग और समय आ गया। s बराबर ut प्लस हाफ AT, इसको तो इसमें स्थिति भी आ गई, जहाँ पे s है वहाँ पे स्थिति है, तो स्थिति आ गई और समय आ गया। फिर तीसरे वाले में समय आ गया और स्थिति आ गई और मतलब वेग आ गया, ठीक है। तो जहाँ पे देखो टी है वहाँ पे टी आएगा, और जहाँ पे एस है वहाँ पे एस जरूर आएगा, बस इतना याद रखो, ठीक है। और यू तो वैसे भी मतलब कि अगर जीरो से शुरू हो रहा है तो वो ज़्यादा जीरो ही ले लेते हैं, तो उसका लोड नहीं लेने का, ठीक है। तो इतना याद रखना, बी बराबर यू प्लस AT, तो इसमें क्या क्या है, वेग है, टाइम है, तो बस एस बराबर यूटी प्लस हाफ AT, इसको तो यू को थोड़ी ना काउंट करेंगे। तो एस क्या है, विस्थापन है, यानी कि दूरी, स्थिति मतलब स्थिति, और टी टाइम हो जाएगा। और बी बराबर 20 का यूज़ कर, तो उसमें वी वाला वो अपना वो हो गया वेग, और वो स्थिति होगी, बस। और जेम प्रिस्कैट जूल ने संरक्षण का सिद्धांत दिया था, बस इतना ही है। उसके बाद वेव क्या आ जाती है, और वेव में थोड़ा सा है क्वेश्चन, फिर रेडियो एक्टिविटी, इन्वेंशन में आएगा मजा, और यूनिट नीजर, फिर मिसलेनियस बस खत्म। 250 क्वेश्चन है। ओके, सूची 1 का सूची 2 से मिला, तो पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ओके, पोटेंशियल स्थिति ऊर्जा, स्थिति के कारण जो बन रहा है, देखो बताती हूँ। देखो देखो विंड टरबाइन जो चल रही है, देखो रुको, ये तो सब क्वेश्चन किए हैं, हमारे साल वाला पेपर है, लगाए थे हम। देखो विकिरण ऊर्जा, हाँ देखो यहाँ से शुरू करते हैं। रेडिएशन एनर्जी थे सौर तापीस हो जाएगा, डी में हो जाएगा 1, ठीक। फिर डी में हो जाएगा 1, और विंड टरबाइन का हो जाएगा गति, सी में हो जाएगा 2, ठीक। तो एक ही ऑप्शन बचा डी। ए में हो जाएगा 3, हाइड्रो पावर प्लांट बिल्कुल, और रासायनिक डीजल संयंत्र बिल्कुल, बस सही है। गिरता नारियल है, ये तो पेपर में आया था हमारे, अरे वही मतलब मीन्स का काइनेटिक एनर्जी। इसमें हम भी सोच रहे थे, स्टैटिक तो नहीं पढ़ा था नहीं कभी, लेकिन हाँ काइनेटिक ही होगा, काइनेटिक मैंने लगाया था, सही भी था। ये भी आया था, ये मुझे पता नहीं था, मैं सोचती पहले निट्टो लगा दूँ इसमें -22 देखी, फिर मैंने कहा नहीं यार, और सही क्या नहीं लगाया, गलत हो जाता। अब इतना रिस्क मैं नहीं लेती, थोड़ा सा कुछ तो कॉमन होता, कुछ तो समझ में आता, तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इस पर कैसे लगा दूँ कुछ भी। तापमान पर एक आदर्श गैस के लिए SI इकाई में प्रति अणु अवशोषित करती है ऊर्जा जो है 6.7 होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी के ही पता नहीं कैसे इन्होंने निकाला है ये सब। 25 डिग्री सेल्सियस पे 298 केल्विन निकाला, 3/2 के गुणे टी के टी ये है, के की वैल्यू अलग से लेकर के आए हैं। कौन सा न्यूमेरिकल फिर से दे दे, न्यूमेरिकल था एक हिसाब से। औसत गतिज ऊर्जा ये क्वेश्चन लिखने वाला है, कहो फिर से ऐसे ही कुछ बना के दे दें। तो देखो औसत गतिज ऊर्जा जो होती है, लिख लेती हूँ मैं जरा सा इसको, औसत गतिज ऊर्जा, ठीक है, के ये बराबर होता है 3/2 KT। के की वैल्यू फिक्स होती है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, और टी तुमसे जितना देगा वो लिख देना, आसान ही तो है, बस पढ़ा होना चाहिए आदमी का। 1.38 × 10 की पावर में -23 जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है। तो ये होती है के की वैल्यू, ठीक है। ये स्कॉर सिंप्लीफाई कर ले तो 2.6 पर 2 18 गुणे में 3, तो 327, 6 20, 2.07 गुणे में टी कर देना तुम जब भी पेपर में आओ, उसी पर -23 तो है ही है। आ रहा समझ में मेरे को थोड़ा थोड़ा। यदि एक ईंट पर 7 न्यूटन बल लगाए 5 मिनट, तो किया गया कार्य कितना है, बल है और दूरी दे रखी है 35 जूल। किसी पत्थर को ऊपर फेंका तो ऊर्जा स्थानांतरण क्या होगी। किसी पत्थर को, जब एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो किस प्रकार का ऊर्जा स्थानांतरण होगा। यांत्रिक ऊर्जा क्या गुरुत्वीय, गतिज, यांत्रिक हटा दो पहले दोनों। गतिज ऊर्जा गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा में बदल जाएगी। सही है मेरा, गतिज ऊर्जा जो है गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा में बदल जाएगी, ठीक है। गति जैसे नीचे से फेंका तुमने, गति उसमें मतलब नीचे गति करता हुआ जाएगा ना ऊपर तक, फिर ऊपर पहुंचा तो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा बन गई है, तो नीचे आ जाएगा भट्टे से। बैटरी में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा मिलती है, हाँ।
ऊर्जा के संबंध में कौन सा सही नहीं है, और दिखाओ भाई। किसी पंडित की स्थिति या कर्म परिवर्तन के कारण उसके पास मौजूद ऊर्जा को इससे, बिल्कुल सही बात है। mv/2, mv²/2 होता है, हाफ mv² होता है। वही तो। एच ऊंचाई तक उठाई गई और अंद्रमान की किसी वस्तु की गति स्थिति चार्ज, किसी वस्तु का ऊपर नीचे होना, सेना की परेड और किसी भारी वस्तु का मुक्त गति से गिरना, ये सब ऋजु रेखीय गति के उदाहरण हैं। ठीक है, ऋजु रेखीय याद रखना, रेक्टिलिनियर मोशन, ये एक रेखीय गति है जिसमें वेग की दिशा स्थिर रहती है। ओके, जैसे कि एक सीधी रेखा में वेग करते हैं ना वो लोग। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, यह उछलने वाले गेंद की तरह समान समय अंतराल में दोहराई जाने वाली गति है। रोटेशनल मोशन क्या होता है, घूमते हुए पहिए की तरह एक निश्चित कक्षा में वृत्ताकार पथ के चारों ओर की वस्तु की गति है। कोई एक सरल लोलक की तरह अपनी निश्चित स्थिति के परिता पिंड के आगे पीछे की गति के रूप में परिभाषित किया जाता है, दोलन। इस बराबर देखो आ गया वैसे क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, टाइम है और विस्थापन है, मतलब वही स्थिति है। तो स्थिति है और समय है, तीनों याद कर लिए हमने। पहले में वेग समझ आएगा, दूसरे में स्थिति और ये समय, तीसरे में जाएगा वेग और ये स्थिति। दो वस्तुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए देखो, W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है, W बराबर होता है क्या होता है, W बराबर क्या होता है, देखो 1/W तो होगा नहीं। W बराबर होता है QV। W बराबर होता है QV। दो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके बाद हम आ जाएंगे वेव पे। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पानी के बल का उपयोग कर सकते मात्रा पानी की स्थिति ऊर्जा को किससे बदल देता है, गतिज ऊर्जा बदल देता है। ये तो हो जाएगा जूल, तो अपना संरक्षण का नियम लाए थे। किसी पिंड की गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा है, उसकी ऊर्जा, हाँ ये तो आंतरिक ऊर्जा के घटक है। स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण, चलती कार, बांध के पीछे करते पानी हो जाएगा। झरने के शीर्ष पर नदी का पानी गिरने से पहले पका हुआ फल। ओके, नेक्स्ट इज प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश की किस प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब पहले तो पढ़ लें एक बार, तभी हम बता पाएंगे, वरना फिर ना बनेगा नहीं। आई थिंक ये पार्टिकल वाला को दिखाता है, चलो पढ़ लेते हैं वेव्स के बारे में। तो देखिए, गुग्लियलो मार्कोनी ने 1890 के दशक में कई किलोमीटर की दूरी तक संकेतों को प्रशासित करने के लिए रेडियो वेव्स यूज़ की थी, और इनको जो 1909 में नोबेल मिला था मार्कोनी ने। अच्छा, जो एल वेव्स होती हैं उनको पृष्ठीय वेव्स कहते हैं। हाँ, इतनी सिंपल है। एल वेव्स को सरफेस, इंग्लिश में सरफेस वेव। डॉपलर प्रभाव की खोज जो 1842 में हुई थी। डॉपलर प्रभाव की खोज 1842 में हुई थी। हमारे यहाँ क्या चल रहा था इंडिया में, कुछ खास नहीं। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हुई थी, उसके 3 साल बाद ये डॉपलर का प्रभाव खोजे थे। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन शोज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन शोज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। मैग्नेटिक रिसोर्स इमर्जिंग यूज्ड इन मेडिकल ट्रीटमेंट, और ये RMIVUXG 7 तो याद रखनी, 7 हैं। रेडियो वेव्स 1 मिलीमीटर से 100 किलोमीटर तक की तरंगदैर्ध्य वाले विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का एक भाग होता है। हाँ, रेडियो वेव्स का पूछा था कितना ये मतलब कवर करती हैं। पेंडुलम में जो बॉब होता है वो धातु की गेंद होती है, क्योंकि वो धातु की होती है। किसी वस्तु की इधर उधर आगे पीछे करने की गति को जो है कंपन कहा जाता है। और अभी एक ऊपर पढ़ा था हमने, वो जो सैनिकों वाला था, रेक्टिलिनियर होता है, याद है। और अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य के बीच का अंतर क्या है, अनुप्रस्थ जो होती हैं वो दोलन तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत होता है। दोलन जो होता है प्रसार की दिशा के लंबवत होता है, और उसमें जो होता है अनुदैर्ध्य में संचरण की दिशा में ही कंपन होता है। ठीक है, कंपन उसी दिशा में करती हैं अनुदैर्ध्य वाली। तरंग गति कहते हैं वह दर जिस पर एक लहर पानी के माध्यम से चलती है, इसे समुद्री में मापते हैं। अवरक्त तरंगें जो होती हैं, इंफ्रारेड वेव्स जो होती हैं, उनको ऊष्मा तरंग के रूप में भी जाना जाता है। बस इतना ही था। इसके अंदर रेडियो एक्टिविटी, फिर इन्वेंशन है। इन्वेंशन में असली जो है मेहनत करनी पड़ेगी, और हम करेंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की किस प्रकृति को दिखाता है, तो ये कण प्रकृति को दिखाता है, कणी प्रकृति को दिखाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव किसी वस्तु की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश पड़ने पर इसकी सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना से संबंधित नोबेल पुरस्कार आइंस्टीन को दिया गया था। हाँ, और एंड्रूज मिलिकॉन को मिला था। द्वैत प्रकृति, यस, 2 तरह की प्रकृति दिखाता है, ये कण प्रकृति दिखाता है और एक और दिखाता है। तो यहाँ तरंगी प्रकृति भी दिखाता है। तो कण प्रकृति जो है ना, अभी इसके बारे में बात हो रही है।
फोटो इलेक्ट्रिक वाला जो वो कर्क गति को दिखाता है, सिंपल, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक वाला कर्क गति को। किस अग्रणी वैज्ञानिक को जो है 1890 में कई किलोमीटर की दूरी तक संकेतों को प्रसारित करने के रेडियो तरंगों का इस्तेमाल, तो मार्कोनी ने किया था रेडियो तरंगों का मतलब कि इस्तेमाल। इंग्लिश चैनल में रेडियो तरंगे प्रसारित की, ओके। पुरस्कार मिला था इनको 1909 में। फिर इसके लिए मुझे जाड़ा लग रहा है इधर। और माइकल फैराडे जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, अब सही है थोड़ा सा, ओके। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण जो कहाँ गया, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, हाँ, माइकल फैराडे जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से रिलेटेड है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो है टेलीफोन, और ये गुटेनबर्ग जो है मुद्रण मशीन, ओके। जो एक निश्चित अंतराल पर अपनी गति को दोहराती हैं, आवृत्ति, यस। रॉकेट शेयरिंग, बाउंसिंग बार, कंपन करता हुआ ट्यूनिंग फॉर। भूकंपीय तरंगे हैं, भूकंपीय होती हैं एल वेव्स, ठीक है। एस जो होती हैं पी से धीम होती हैं, ओके। और एल तरंग दैर्ध्य इनकी सबसे लंबी होती है। भूकंप से अधिकांश संरचनात्मक क्षति होती है, हाँ। डिस्ट्रक्टिव बहुत होती हैं, सरफेस वेव्स हैं ये। भूकंपीय तरंगे पृष्ठीय तरंगे हैं ना। और ये डॉपलर प्रभाव की खोज किस वर्ष में की गई थी, जो एक पर्यवेक्षक के संदर्भ में एक गतिमान स्रोत या द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की गति भाई ये छोड़ने वाला क्वेश्चन था जिसके पेपर में आया, वो पढ़ लेते हैं। देखो, ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा डॉपलर प्रभाव की खोज, तो हमने चलो याद कर 1842, जो है क्या ये, एक पर्यवेक्षक के संदर्भ में एक गतिमान स्रोत द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की ध्वनि या प्रकाश तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन का वर्णन करती हैं। कोई पर्यवेक्षक मतलब ऑब्जर्वर होता है, उसके संदर्भ में एक गतिमान स्रोत द्वारा उत्पन्न किसी प्रकार की ध्वनि या प्रकाश तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन का वर्णन करती हैं डॉपलर, ओके ओके ओके, हाँ, इन सब में यूज़ होता है। और ये तो वही, ये तो अरे ये भी आया था पेपर में, ओहो ये तो आसान क्वेश्चन था। ये तो आई एल यू वी एक मिनट ILVU है, ठीक है। ILVU एक्स जी तो है लास्ट में, इसके पहले क्या था, RM, अरे RM तो छोड़ ही गया, RM भाई साहब तो रह गया। RMIVUXG, L कहाँ से ले आई थी तुम एक्स्ट्रा अपने आप से, हाँ। RMIVUXG, ठीक है, याद है मेरे को। तो सर ने भी बताया था, रेड मर्चेंट इन विक्टोरिया, है ना, एक्स्ट्रा गोल्ड, ऐसे बताया था। हमको जो उसी टिक से याद है, ओके। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं अवरोही क्रम में विकरणों का सही क्रम। सबसे ज़्यादा विकरण किसकी होती है यार, इंग्लिश में बताओ विकरण का मतलब क्या है। विकरण मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ। देखो, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है गर्ल्स की, तो लास्ट में जी आता है, उसकी सबसे ज़्यादा बात होती है, और लेंथ उनकी कम होती है, ऐसा। और आर की जो है लेंथ ज़्यादा होती है। तो ये विकर्ण है क्या, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ, विकर्ण क्या होता है, इंग्लिश में देखना पड़ेगा ये चीज़ तो, बट फिर भी हम इसको कर लेंगे। ये इंग्लिश में याद किया तो इंग्लिश में देख सकते हैं हम, पता नहीं हिंदी में किसको क्या बोलते हैं, या अवरक्त किरणों को क्या बोलते हैं, सूक्ष्म को क्या, रेडियो को क्या, रेडियो तो सबसे अवरोही विकर्ण। देखो बस इतना याद रखो कि गर्ल्स में फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, बाकी सब इनका कम है, ऐसे याद रखो, ठीक है। तो विकर्ण भी सबसे ज़्यादा जो है, यार ये क्या चीज़ है विकर्ण, रेडिएशन। विकर्ण बताना सबसे ज़्यादा एक्स रेस की होती है, हमको समझ में नहीं आती विकर्ण है क्या चीज़, बता रही विकर्ण सबसे ज़्यादा एक्स रेस की होती है। इसी किस प्रकार का विकर्ण लगभग 3000 रट्टे से, ये तो भैया रट्टा मारा है अभी, अवरक्त है ना, चुप, अवरक्त का क्या, एक मिनट, ये रेडियो का होता है। 1 मिलीमीटर से 100 किलोमीटर तक के रंग दैर्ध्य वाली विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के एक भाग को दर्शाता है। रेडियो तरंगे चुम्बकीय विकिरण है जिसकी तरंग जो है तरंग दैर्ध्य प्रकाश की तरंग से अधिक होती है। विद्युत चुम्बकीय प्रकीर्णन प्रकाश की संपूर्ण श्रृंखला का वर्णन करते हैं, आमतौर पर तरंग दैर्ध्य के डैश क्षेत्र 7 क्षेत्रों में बांटा है। अवरुक्त और वो विकिरण पता नहीं क्या है, देखूंगी। कौन सी तकनीक हमारे शरीर के अंदर के अंगों, एक्सरे, और कौन सी अंदर के अंगों को देखो, अरे यार पूरा पढ़ तो लिया करो, कुछ और क्वेश्चन था। कौन सी तकनीक हमारे शरीर के अंदर के अंगों और संरचनाओं को देखने के लिए बड़े चुंबक और रेडियो तरंगों के संयोजन का उपयोग करती है। ये तो कुछ नया सा क्वेश्चन है।
तो ये मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये ना इंग्लिश में हम कर लिए होंगे कहीं क्वेश्चन इंग्लिश में देख के। ये थोड़ा सा साइंस मेरे को इंग्लिश में ठीक समझ में आती है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एक चिकित्सा इमेजिंग तकनीक है जिसका उपयोग जो है रेडियोलॉजी में शरीर रचना और शरीर की शारीरिक प्रक्रिया को चित्र। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग समझ में ही आता है ऐसे फ्लोरोस्कोपी में पेरिस्ट्रॉन इमिशन एल्फोनोग्राफी नहीं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का उपयोग रेडियोलॉजी में शरीर रचना शरीर की शारीरिक प्रक्रियाओं को चित्रण करने के लिए होता है। अच्छा, कंप्यूटेड टोमोग्राफी कहते हैं इमेजिंग प्रकृति शरीर के अंदर के क्षेत्रों के विस्तृत चित्र बनाती है। अच्छा, विस्तृत चित्र बनवाना है तो कंप्यूटर टोमोग्राफी लो। फ्लोरोस्कोपी क्या है? किसी वस्तु के इंटीरियर की रियल टाइम मूविंग फ्लोरोस्कोपी होता है। मेटाबॉलिज्म वगैरह के लिए पॉजिट्रॉन होता है। धातु की एक छोटी गेंद या पत्थर का एक टुकड़ा होता है जिसे एक कठोर स्टैंड से एक धागे से लटकाया जाता है। लोरक जो होता है वो बॉब कहलाता है। ठीक है। पिवोट क्या होता है? संयोजन का भाव जहाँ से पेंडुलम घूमता है। आयाम वह दूरी जहाँ से पेंडुलम धारा से छोड़ा जाता है। स्विंग, कंपन यार, कंपन। ओके यही हमको लग रहा है पीछे कंफ्यूज है तभी मैंने लिखा है इसको। कंपन होता है किसी वस्तु के इधर उधर या आगे पीछे की गति को जो है कंपन कहते हैं। बताओ यार 50 कितना टाइम लग रहा है। नहीं, मैंने कहा तो 2 घंटा लग जाएगा मेरे को 250 क्वेश्चन करने में कम से कम। सिर्फ 75 क्वेश्चन में कर पाई हूँ, 50 मिनट हो गए। और वहाँ मैंने लाइब्रेरी में किए थे बाकी शुरू के 75। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? किसी माध्यम के तहत घटक तरंग प्रसारण की दिशा में दोलन करते हैं और हम तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। यदि माध्यम के घटक जो है तरंग प्रसार की दिशा में दोलन करते हैं तो हम तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। क्या ही लिखा है ये। अच्छा मैं समझी क्वेश्चन को। देखो, यदि जो है दिशा में अनुप्रस्थ नहीं ये बात तो गलत है। ये लंबवत होते हैं, अनुप्रस्थ लंबवत होता है, अनुदैर्ध्य में होता है दिशा में। दोनों गलत है ये और सी, आपस में चेंज है। किसी विशेष क्षण में एक ही चरण वाली तरंग में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बिल्कुल सही है। प्रति मिनट या प्रति सेकंड होगा। अनुदैर्ध्य में जो है उसी दिशा में करते हैं कंपन और अनुप्रस्थ में जो है लंबवत कंपन करते हैं। इस पर एक लहर जो है, लहर के लिए तरंग गति कहते हैं। ओके, ऑप्शन में तरंग ऊंचाई तरंग आवृत्ति सब दिया हो ना तब समझना पड़ता है। तरंग गति कहते हैं जिस पर एक लहर पानी के माध्यम से चलती है और इसे समुद्री मील में मापा जाता है। ओके, तरंग की गति जो है वो समुद्री मील में मापी जाती है। एक तरंग की गर्त और अगले तंत्र के बीच की दूरी है तरंग ऊंचाई। शृंग और गर्त तरंग के एक चक्कर में ऊपर की ओर अधिकतम स्थापन का मान शृंग बिंदु होता है और गर्त नीचे होता है। ठीक है, गर्त गिरेबान गर्त। डैश को ऊष्मा तरंग कहते तो अवरक्त तरंगों को कहते हैं ऊष्मा तरंगे। ठीक है, पढ़ा था अभी। इंफ्रारेड को जो है ऊष्मा तरंगों के रूप में भी कहते हैं। अब अगला टॉपिक है रेडियोधर्मिता। तो इसको पढ़ना। पृथ्वी के आंतरिक इंजन की शक्ति रेडियोधर्मी क्षय से प्राप्त होती है। ओके, यूरेनियम थोरियम। टोकामक नामक एक उपकरण है जो कि परमाणु से रिलेटेड है और 2 हीलियम 4 जो है शोध करता है अल्फा कण। ठीक है, बस इतनी सी बात है। फिर अब आएगा इन्वेंशन, इसके बाद उस बहुत क्वेश्चन आंसर यही तो रिलेटेड क्वेश्चन है। इतना इन्वेंशन पूछता है पेपर में, पूछो मत। पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मा इंजन को शक्ति किससे प्राप्त होती है? तो रेडियोधर्मी ऊर्जा। यह प्रक्रिया जिसके द्वारा पृथ्वी ऊष्मा उत्पन्न करती है रेडियोधर्मी क्षय कहलाता है। इसे पृथ्वी के अंदर प्राकृतिक रेडियोधर्मी तत्वों का विघटन शामिल है। यूरेनियम और थोरियम का उदाहरण है। टोकामक नामक उपकरण किससे संबंधित है? जो पेपर में आएगा तुमको थोड़ा पता है किस चैप्टर का है। ऐसे लिखा होगा टोकामक नामक उपकरण जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार की ईंधन संबंधित है? तो टोकामक, भाई टोकना तो पड़ेगा ही, टोकामक टोकना तो पड़ेगा, परमाणु से रिलेटेड हो तुम। उसमें कि चुंबकीय बंधन के लिए परमाणु संलयन अनुसंधान में उपयोग किए जाने वाले एक उपकरण है। टोकामक में संलयन अभिक्रिया हाइड्रोजन के 2 समस्थानिक ड्यूटेरियम और ट्रिटियम से संचालित होती है। अच्छा क्वेश्चन था। और नाभिकीय प्रक्रिया में उच्च आवृत्ति विकिरण, उच्च आवृत्ति बस फ्रीक्वेंसी। तो लास्ट शुरू करेंगे। XG तो G है तो बस गामा। कैंसर को नष्ट होने के आता है। हाँ, एक्सरे भी होती हैं लेकिन उनकी आवृत्ति गामा की तुलना में कम होती है। अच्छा, एक्सरे भी उच्च आवृत्ति विद्युत चुम्बकीय विकिरण है लेकिन गामा की एक्स से भी ज़्यादा होती है। हाँ तो वो तो होती ही है। RMIBUXG
RM आई लव योर एक्स गर्लफ्रेंड। सिंपल सी ट्रिक है, याद रखनी है। कौन सा अल्फा कण को दर्शाता है? तो 2He4। अल्फा कणों में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन का एक हीलियम नाभिक की तरह एक कण के एक साथ बंधे होते हैं। ये आमतौर पर अल्फा 6 की प्रक्रिया में उत्पन्न होते हैं। अब हम पढ़ेंगे खोजें, जिसमें आएगा असली मज़ा। तो इसमें भी भैया पहले तो आप नोट्स ही पढ़ेंगे, वरना फिर हमको सब ये नए नए से नाम लगेंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 1 घंटे के ऊपर चलेगा तो ठीक है, 8:30 हुआ, आधा घंटा मैं आराम से इसको पढ़ूंगी। बहुत सारे क्वेश्चन है, देखो आराम से धीम बोलेंगे हम। देखो, कार्ल फ्रेडरिक गॉस और एडवर्ड वेबर, ठीक है, विद्युत चुंबकीय टेलीग्राफ बनवाया था। विक्टर फ्रांसिस हेस जो है ब्रह्मांडिकीय विकिरण। बैरोमीटर जो है टोरिसाली है। बाइसिकल जो है मैक मिलन मिलने गया था साइकिल से, स्कॉटलैंड के थे ये साइकिल वाले, ठीक है, स्कॉटलैंड के थे। तो ये साइकिल चला करके मिलने गए थे। और टोरिसाली जो है वो इटली की है, इटली नॉन खाती है वो। ओके, तो जो कार्ल फ्रेडरिक गॉस हैं और एडवर्ड वेबर हैं, इन्होंने विद्युत चुंबकीय टेलीग्राफ की खोज की थी। ठीक है, तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस, ठीक है, गॉस और बेबर से याद करो, देबर से, और ये फ्रेडरिक गॉस। तो ये सब एकदम चुंबक की तरह टेलीग्राफ करते रहते हैं, जो भी मतलब सारी हरकतों पर नज़र रखते हैं और चुंबक की तरह टेलीग्राफ करते हैं। याद रहेगा वैसे मेरे को, कार्ल फ्रेडरिक गॉस और ये एडवर्ड बेबर, ठीक है, विद्युत चुंबकीय टेलीग्राफ। विक्टर फ्रांसिस हेस, ओके, विक्टर फ्रांसिस हेस, हंस रहा था ये आदमी, फ्रांसिस हेस, तो ये थे ब्रह्मांडिकीय विकिरण से। बैरोमीटर ई टोरिसली हो जाएगा, इटली के थे। बाइसिकल मैकमिलन स्कॉटलैंड, ठीक है। पढ़ते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज तो हेनरी हर्टस ने की थी, बट इससे रिलेटेड ना वो उन्होंने भी बाद में व्याख्या की थी इसकी, उन्होंने आइंस्टीन ने। तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज किसने की थी? तो हेनरी हर्टस ने की थी, 1887 में की थी। किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन जब उस पर लाइट पड़े, ठीक है, तो ये हेनरी हर्टस थे, ठीक है, इनको हर्ट होता था यार, लाइट पड़ी और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो गया। अशक्ति की इकाई व स्टैब्लिश जेम्स वाट, पढ़ते हैं ना, 1 हॉर्स वाट तो 746 वाट होता है। तो उसको ना जेम्स वाट ने स्टैब्लिश की थी। जेम्स वाट इनकी वाट लग गई थी, तो उन्होंने एकदम अलग सी शक्ति निकाल दी, ऐसे मतलब कि 100 होता है, 1000 होता है, ऐसे निकलता है, लेकिन उन्होंने एकदम अलग से निकल दिया वाट, जेम्स वाट। 1 हॉर्स द्वारा 1 मिनट में 33,000 फुट पाउंड कार्य होता है, एक 33,000 फुट पाउंड कार्य। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच संबंध को हेंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड ने समझाया था। ये बात तो सही है, 1820 में। इलेक्ट्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रोस्कोप भी होता है, यस, इलेक्ट्रोस्कोप तो विलियम गिलबर्ट ने किया था। इलेक्ट्रोस्कोप का आविष्कार जो है विलियम गिलबर्ट ने किया था। ही गिव इलेक्ट्रिक वर्ड, ओके। जीन बैप्टिस्ट जोसेफ फ्यूरियर 1824 में ग्रीन हाउस इफेक्ट की खोज की थी, ओके। जीन बैप्टिस्ट जोसेफ फ्यूरियर इन ग्रीन हाउस इफेक्ट की खोज ने बताया कि किसी भी आवृत्ति तरंग को भारित आवृत्तियों की अनंत संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसी भी आवृत्ति तरंग को जो है भारित आवृत्तियों की अनंत संख्या के रूप में, अजीब सा क्वेश्चन है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जोसेफ फ्यूरियर, ये फ्यूरियस हो गए थे एकदम का, यार ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता ही जा रहा है, कुछ कोई कर ही नहीं, फ्यूरियस हो गई एकदम, फ्यूरियर। इन 18 अल्बानी चुंबक दुनिया का सबसे शक्तिशाली चुंबक है, अल्बानी। ये बनाया था जोसेफ हेनरी ने, ओके, जोसेफ हेनरी, किंग हेनरी, जोसेफ हेनरी। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा शक्तिशाली चुंबक बनाया, अल्बानी चुंबक, हेनरी। परमाणु नाभिक का विभाजन है जॉन कॉकक्राफ्ट, इनको अपना मुर्गा छुपाना था, तो उन्होंने क्या किया, नाभिक का विभाजन कर दिया। ये तो कोई करेगा नहीं, हम ही कर दें, इसे छुपा देंगे। कॉकक्राफ्ट, जॉन बनेगा डॉन, जॉन ने अपने मुर्गे को छुपा दिया, कॉकक्राफ्ट। लायोन फाउकाल्ट जो है भंवरधारा है, लायोन फाउकाल्ट जो है भंवरधारा है, लायोन फाउकाल्ट जो है भंवरधारा है, लायोन फाउकाल्ट जो है भंवरधारा है। मार्कोनी गॉट नोबेल 1909 विद फ्रेडरियन ब्राउन फॉर पार्टिकल वायरलेस टेलीग्राफी। अच्छा, कुछ पार्टिकल वायरलेस टेलीग्राफी की थी मार्कोनी ने। माइकल फैराडे जो है 1825 में इल्यूमिनेटिंग गैस में बेंजीन, ओके, माइकल फैराडे 1825 में इल्यूमिनेटिंग गैस में बेंजीन। लुई विक्टर डी जो है ब्रोगली पदार्थ की तरंग प्रगति, लुई विक्टर डी, ब्रोगली पदार्थ की तरंग गति। अच्छा, 2 तरह की गति होती है ना, बताया था, 2 कण पार्टिकल था इलेक्ट्रो वाला, और ये ब्रोगली ने बताया था तरंग वाली जो है ना, ब्रोगली ने बताया था, ठीक है, ब्रोगली ने बताया था तरंग वाली, और वो बताया था ना मतलब वो कण पार्टिकल, हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन वाला कण पार्टिकल। और ये जो तरंग पार्टिकल जो होता है वो बनाया था ब्रोगली खाते हैं, जैसे कि अच्छी लगती है मेरे को तो ब्रोगली।
ब्रोकली मुझे खाने में अच्छी लगती है। तो पदार्थ की तरंग प्रकृति, तो इससे पदार्थ की तरंग, तरंग मेरी फ्रेंड का एक नाम है, तो ब्रोकली तरंग याद रहेगा मेरे को, ब्रोकली तरंग, दोनों मेरे को पसंद है। हाइड की युकावा नाभिकीय बलों का सिद्धांत, हाइड की युकावा जो है इन्होंने दिया था नाभिकीय बलों का सिद्धांत। ओके, हाइड की युकावा, ये कुछ हाइड नहीं कर पा रहे थे क्या। वोल्फ गैंग पाउली अपवर्जन का सिद्धांत दिए थे। अपवर्जन का सिद्धांत तो पाउली ने दिया था, ठीक है। नाभिक में भी बल लगता है, युकावा, यस युकावा, नाभिकीय बलों का भी सिद्धांत दिया था। चुंबक को भी धारावाही चालक पर समान व विपरीत बल लगाना चाहिए, ये बताए थे आंद्रे एम्पियर। तो ये पी क्या आए थे असल में, आंद्रे मैरी एम्पियर, मैरिज किया फिर एम्पी क्या चले आए। तो कहे सुनो, चुंबक को भी धारावाही चालक पर समान व विपरीत बल लगाना चाहिए, बस इतने बोले, समान और विपरीत बल लगाना चाहिए। चुंबक जो होता है उसको धारावाही चालक पर समान और विपरीत बल लगाना चाहिए, बस। बैरोमीटर कितनी बार बताओ यार, टोरिसेली, इवेंजेलिस्टा टोरिसेली। गैसों द्वारा विद्युत के संचालन पर उनके सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक जांच के लिए महान कार्य की पहचान के लिए प्राइज दिया था जे थॉमसन को। क्या भाई, क्या किया तुम थॉमसन साहब? गैसों द्वारा विद्युत के संचालन पर, ठीक है, उनके सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक जांच के महान कार्य की पहचान के लिए नोबेल प्राइज जो है जे थॉमसन। क्रिस्टल नेचर ऑफ एक्सरे जो है विलियम ब्रैग, ठीक है। एक्सरे एक्स के बारे में बड़ा ब्रैग कर रहा था, ब्रैगिंग करना, ब्रैग करना मतलब होता है बूस्ट करना, मतलब बढ़ा चढ़ा के बातें करना, ऐसे वैसे, मतलब किसी भी चीज़ को लेकर ऐसे। क्रिस्टल नेचर ऑफ एक्स, क्रिस्टल, ठीक है, तो क्रिटिकल नेचर वैसे कर सकते हो। ब्रैग अपने बारे में बड़ा बढ़ाई कर रहा था, ब्रैग कर रहा था। जब जैसे क्रिस्टल नेचर ऑफ एक्सरे का क्रिस्टल नेचर बता रहा था, अपनी ब्रैगिंग कर रहा था। वैक्यूम पंप का आविष्कार किया था ओटो वॉन गुएरिके ने, इन्होंने सबसे पहले अंतरिक्ष के पूर्ण निर्वात की अवधारणा दी थी। तो वैक्यूम पंप का आविष्कार किया था ओटो वान गुएरिके, वैक्यूम पंप। रमन प्रभाव क्या होता है? रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव में प्रवेश करती है तो द्रव द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश का एक अंश भिन्न रंग का होता है। 1928 में खोज की थी, 30 में नोबेल पा गए थे। अच्छा, जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव में प्रवेश करती है तो द्रव द्वारा प्रकीर्णित जो प्रकाश का एक अंश जो है वो भिन्न रंग का होता है। एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में वर्णक्रमीय रेखा के कई घटकों में विभाजित होने के प्रभाव को जीमन प्रभाव कहते हैं। फैराडे और हेनरी विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित हैं। 1831 एनर्जी क्वांटा जो है मैक्स कार्ल लुडविग, क्या ही मैंने सब लिख रखा है, थक जाती हूँ मैं बोलते बोलते, बट ये कंप्लीट कर लेंगे, ज़्यादा नहीं है ना। इन्वेंशन तो हो ही जाए एटलीस्ट, थोड़ा सा बचेगा। कॉटन जिन जो है एली व्हिटनी, क्रांतिन कपास प्रोटेक्ट, कॉटन जिन एली व्हिटनी, वाइट होती है ना कॉटन। अति चालकता की खोज की थी हेक कामेर्लिंग ओन्स ने। अति चालकता ओन्स, कामेर्लिंग ओन्स। एल्यूमिनियम नायोबियम मरकरी। एनर्जी क्वांटा मैक्स कार्ल लुडविग प्लैंक, एनर्जी क्वांटा प्लैंक एनर्जी क्वांटा। फैराडे और हेनरी जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया था। फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला, फैराडे और हेनरी दोनों ने दिया था इलेक्ट्रिक चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत जो है फैराडे ने दिया था। एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में वर्णक्रमीय रेखा के कई घटकों में विभाजित होने के प्रभाव को जीवन प्रभाव कहते हैं। एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, ओके, वर्णक्रमीय रेखा के कई घटकों में विभाजित होने के प्रभाव को कोजीवन प्रभाव कहते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर की खोज की थी 1822 में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की थी 1831 में। बेंजीन की हुई थी 1825 में। 1833 में कार्ल पढ़ते हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ें पता नहीं क्या क्या आती लगती है बीच में, बट आई हैव टू जस्ट गो थ्रू इट ऑल। भगवान प्लीज़ मेरे को बता दो कि मैं पढ़ूँ इससे, तो प्लीज़ सारी ओवर थिंकिंग आप अपने पास रख लो कुछ दिन के लिए, बाद में दे देना मेरे को। ओके, सो 1833 में कार्ल फ्रेडरिक गॉस और विलियम एडवर्ड हेबर्ड, ठीक है, बेबर, तो बेबर और गॉस देखिए चुंबक की तरह टेलीग्राफ है ना, टेलीफोन से चिपके रहते हैं, ये जो होते हैं ना फ्रेडरिक गॉस और ये बेबर, तो ये ना चुंबक की तरह टेलीग्राफ से टेलीफोन से चिपके रहते हैं एकदम। और जो चुंबकीय टेलीग्राफ आविष्कार खोजे हेनरी मोजले ने, तो अच्छा परमाणु बैटरी भी तुम बनाए थे, हाँ वही पीरियोडिक टेबल वाले हैं तुम, तो परमाणु बैटरी भी बनाए थे। पियरे मैडम क्यूरी रेडियम से, पर्सी स्पेंसर माइक्रोवेव,
ओके ओके, पर्स में पैसे होंगे तब तो माइक्रोवेव खरीदोगे। पर्सी स्पेंसर, हाँ स्पेंसर तो है। पर्सी स्पेंसर जो है माइक्रोवेव। डेविड ह्यूजन और थॉमस एडिसन जो है कार्बन माइक्रोफोन। जॉन बार्डिन, वाल्टर ब्रेटन और विलियम सॉकले। सॉकले सॉक तो बहुत तगड़ा लगेगा तेरे को ट्रांजिस्टर में। जॉन बार्डिन, ये बॉडी भी तुम्हारी पूरी एकदम हिल जाएगी। ब्रेटन, वाल्टर ब्लैटन, विलियम कॉनॉर्ड, अरे हाँ रोएंटिजन तो एक्सरे है। विक्टर फ्रांसिस हेस जो ब्रह्मांडी, हाँ ब्रह्मांडी विकिरण। विक्टर फ्रांसिस हेस हेस। हेनरी खर्टज ने कब फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज की थी, ओके, और पाया कि इलेक्ट्रोड पर चमकदार पराबैंगनी प्रकाश उसके बीच वोल्टेज में परिवर्तन का कारण बनता है। 1887 में बताया था हेनरी हर्टज ने फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज की थी। अच्छा हाँ कि हाँ वोल्टेज के कारण बनता है। 87 इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव 1887 हेनरी हर्टज। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव हर्टज, हेनरी हर्टज 1887। हाँ 33,000 फुट पाउंड काम करने के बराबर है। बताती हूँ, जेम्स वाट ने बताया था ये सब। अश्वशक्ति एक इकाई है जो कि घोड़े द्वारा 1 मिनट में अच्छा अश्वशक्ति है क्या मतलब, तो लिख देते 746 वाट, बट ये एक्चुअल में है क्या, तो ये घोड़ा 1 मिनट में 33,000 फुट पाउंड काम करने के बराबर है ये चीज़। वाट ने दी थी, जेम्स वाट ने। अच्छा भाई 746 वाट इनके नाम पर ही है। आसान था क्वेश्चन वैसे, यही तो है, अवेयर रहो तो क्वेश्चन ऐसे भी कर लो अपने आप। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच के संबंध को क्रिश्चियन ऑस्टर्ड ने बताया था, हांस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड ने। गिलबर्ट इलेक्ट्रोस्कोप का आविष्कार किए थे। हार्टस फोटो इलेक्ट्रिक वाला 87। धारा प्रतिरोधी तो वो है ओम होंगे। 27 में, 28 के 1 साल पहले। 28 में कुछ था। किस बात वैज्ञानिक को पता लगाने के बाद किसी भी आवृत्ति तरंग को भारित आवृत्तियों की अनंत संख्या अर्थात ज्या और कोज्या तरंगों के रूप में जो है व्यक्त किया जाता है। ब्रोगली आवृत्ति तरंग को किसी को पता लगा कि किसी भी आवृत्ति तरंग को भारित आवृत्तियों की अनंत संख्या, नहीं यार तो वो कुछ और था, वो ब्रोगली तरंग, अच्छा वो तरंग अलग चीज़ था वो। एक मिनट देखती हूँ मैं। हाँ वो तो तरंग पदार्थ की तरंग प्रकृति थी वो, कहाँ तुम। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा नहीं है क्या मैंने शायद बोला नहीं था। 64 लिखा तो है। जीन बैप्टिस्ट जोसेफ फ्यूरियर, हाँ अरे बताया तो तेरे कोई फ्यूरस हो जाते थे ये, लेकिन वो ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज की थी, वो चीज़ मुझे याद थी, फ्यूरस हो जाते थे। और भी चीज़ें, किसी भौतिक विज्ञानी भी थे, इन्होंने पता लगाया था कि किसी भी आवृत्ति तरंग को भारित आवृत्तियों की अनंत संख्या अर्थात ज्या और कोज्या के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अच्छा, किसी भी आवृत्ति तरंग को भारित आवृत्तियों की अनंत संख्या ज्या प्लस कोज्या के रूप में व्यक्त किया, समझ में आया मेरे को। तो ये भी फ्यूरियर ने बताया था, ये पता नहीं है ना, ये आवृत्ति किसी भी आवृत्ति तरंग की भारित आवृत्तियों की अनंत संख्या ज्या प्लस कोज्या के रूप में व्यक्त की जा सकती है। ठीक भाई। वो तो अलग चीज़ है। ब्रोकली तो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के बारे में बताए थे। ये लैंग्वेज में कैलकुलेट कर लेता। अर्नेस्ट वाल्टन जो है पहला कृत्रिम परमाणु विघटन उत्पन्न करने के लिए क्रॉकॉफ्ट के साथ, अच्छा वाल्टन तुम भी शामिल थे हाँ क्रॉकॉफ्ट के साथ में। वाल्टन किस वैज्ञानिक ने, हाँ अल्बानी चुंबक अंबानी चुंबक तो नहीं, अल्बानी साउंड्स लाइक अल्बानी। तो ये कौन था, पार्सल तो एक करके थे माइक्रोवेव वाले। चुंबक बहुत बढ़िया चुंबक बनाया था, कौन था ये, मैं भूल गई। चुंबक वाला कौन था, हेनरी ही थे यार, हेनरी जोसेफ हेनरी। इन्होंने बहुत शक्तिशाली अंबानी के लिए चुंबक बनाए थे। कौन, हेनरी जोसेफ हेनरी जो है अंबानी के लिए भी चुंबक बनाए थे। ठीक है। परमाणु को विभाजित किया था क्रॉकॉफ्ट ने। उन्होंने उसके साथ नोबेल लिया था, क्या नाम गया उसका, कहाँ गया वो, अरे अभी मिला था, कहाँ गया यार, कल दिखाई थे। वाल्टन के साथ में इनको नोबेल मिला था, वाल्टन। ये कुछ अनुनाद खोजे थे परसेल। किसने भंवर धाराओं की परिघटना खोज की जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तलों में भीतर बंद लूप, पता नहीं क्या है ये। भंवर धारा फोकाल्ट, बस इतना ही लिखा है मैंने। भौकाल बना रहे थे भंवर धारा। लायन फोकाल्ट, भंवर
देखो लॉयन होता है शेर, तो भंवरा भी खा लेता है, वो फोकट में बैठा होता है लॉयन, फोकट, फोकाल्ट, फोकल्ट, तो भंवरा भी खा लेता है। 1851 में किसने भंवर धाराओं की परिघटना की कोशिश की जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तलों में चालकों के भीतर बंद लूप में प्रवाहित होती है? तो फोकाल्ट थे वो, जायरोस्कोप की भी खोज की थी। 1909 में व्यावहारिक बेतार के तार के विकास के लिए कार्ल फर्डिनेंड ब्रोन के साथ भौतिकी पिछाई। भगवान कौन हो तुम? 1909 में तो हर्टज के साथ मार्कोनी, हाँ मार्कोनी ने जीता था 1909 में। मार्कोनी और फेडरन ब्राउन। पार्टिकल वायरलेस टेलीग्राफी। पार्टिकल वायरलेस फोटोग्राफी, ठीक है, वायरलेस टेलीग्राफी, अच्छा वायरलेस टेलीग्राफी। ओहो, हर्टज और ब्राउन। थक गई हूँ मैं। प्रकाश संचरण के लिए आवश्यक दाते प्रकाशवाही ईथर के माध्यम से प्रकृति की गति का प्रयोग किसने लगाया? ईथर के माध्यम से पृथ्वी की गति, भाई मैं तो नहीं पढ़ी है। माइकलसन और मोरले प्रयोग, ऑप्शन एलिमिनेट करके मैंने कर लिया होगा ये। ईथर की गति का प्रयोग, अरे यार टावड़ा नहीं। प्रकाश संचरण के लिए आवश्यक सिद्धांत प्रकाशवाही ईथर के माध्यम से पृथ्वी की गति का पता करने के लिए किसका प्रयोग कहते हैं? माइकलसन मोरले प्रयोग। इल्यूमिनेटिंग गैस में बेंजीन की खोज की 22 में 25 में, ओके ओके याद रख लेना इसको। माइकल फैराडे नाम के अंग्रेज वैज्ञानिक ने किस वर्ष में इल्यूमिनेटिंग गैस में बेंजीन खोज ली? फैराडे ने आए, फैराडे बड़े दिमागी थे तुम। और क्या बेंजीन खोज ली वो भी इल्यूमिनेटिंग गैस में 1825 में। विद्युत मोटर खोजी गई थी 1822 में, चुंबकीय 1831 में। वही लिख लो क्या, बेंजीन लिख लिया था, अच्छा वही लिखा गया है क्या? मैं समझ नहीं पाती बेंजीन क्या है। 1825 में फैराडे ने खोजी थी, फैराडे भी हमें का तो फैराडा ने, फैराडे बहुत फॉरवर्ड आदमी थे ये। लिखा तो है यार, मैं क्या फैराडे 1825 में इल्यूमिनेटिंग गैस में बेंजीन। भौतिक विद्वान के, अच्छा कौन गलत है बताइए थे? ब्रोगली तो बिल्कुल सही है, हेस भी सही है। अब बार्डिन बचे और डिराक बचे। बार्डिन भी सही है, बताया था ट्रांजिस्टर वाला। पॉल डिराक गलत है, ये क्वांटम सिद्धांत से रिलेटेड है। ये क्या कहना क्या चाह रहे हैं? चौदह आकाशीय जालक या अंतरिक्ष में बिंदुओं की नियमित पुनरावर्तक अवस्थाएं समरूपता और ज्यामिति में भिन्न है। कौन बताया था ये समरूपता बताइए? ब्रॉबेस, अगस्टे ब्रॉबेस। कुछ ज्यामिति से रिलेटेड बताए थे अगस्टे ब्रॉबेस। विलियम ब्रैग, एक्सरे, बताया तो तुमको, ब्रैग कर रहे थे ये विलियम ब्रैग क्रिस्टल संरचना के बारे में। अपने बिटिया, अपने लड़के को भी ले आए, अपने लड़के के सामने तो ये ब्रैग कर रहे थे विलियम ब्रैग, और उसका नाम लॉरेंस ब्रैग रख दिया। हिदेकी युकावा, मैं बताई थी तुमका कावा, नाभिकीय बलों का सिद्धांत, युकावा। ये तुम भी विपरीत दिशा में समान बल लगाओ, तो ये बताया था पी के आए थे एम्पियर। विपरीत दिशा का ये हमारे पेपर में आया था, छोड़ आए होंगे हम फैराडे लगा दिए थे, वो आता थोड़ी था। इसी को एम्पियर का नियम भी कहते हैं। अच्छा, लेकिन पढ़ोगे तो थोड़ी पता होगा। अर्ध आयु काल उत्सर्जित अल्फा कणों के बीच एक प्रयोग सिद्ध किया था। सोटी था क्या? नहीं यार, गीगर नट्टल लिखी नहीं हूँ। गीगर और नट्टल यार। गीगर और नट्टल। अल्फा 6 में अर्ध आयुकाल और सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा के बीच एक प्रयोग सिद्ध संबंध। गीगर और नट्टल।
लिख लूँ मैं इसको, गीगर एंड नट्टल। अल्फा 6 के अर्ध आयुकाल व उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा के बीच 1911 में जो है प्रयोग सिद्ध किया था। लॉरेंस कुछ साइक्लोट्रॉन का आविष्कार किए थे। हाँ, लॉरेंस बिश्नोई, साइक्लोट्रॉन याद कर लो इसको भी, साइक्लोट्रॉन। ऑरलैंड लॉरेंस, बस लॉरेंस पढ़ लो। चैडविक ने क्या किया था? ये चैडविक। नाथान एस्टन ने क्या किया था? गैर रेडियो तत्व आइसोटोप के द्रव्यमान क्या क्या इसका फिर कहाँ तक लिखेंगे हम? सोडी ने क्या की थी? परमाणु रासायनिक रूप से अलग हो सकते हैं, परमाणु भार अलग अलग हो सकता है। अच्छा, परमाणु तो समान है बट परमाणु भार अलग अलग हो सकता है, इसी बताई थी सोडी ने। ठीक है, टोरी सली कितनी बार आओगी? वैक्यूम गेज पिरानी। केपलर। हुक। हाँ यार, ये हुक भी बड़ा नौटंकी करते रहते थे। ये सर ने पढ़ाया था 1664 में, जब उधर खोज किए, उधर कहाँ कोशिका की खोज किए, और फिर 5वें तारे की खोज करने आ गए इधर ट्रपेजियम में। लिख लेती हूँ इसको, ट्रपेजियम में 5th तारे की खोज। ठीक है, ये ओरियन में ही पाया जाता है, ओरियन में ही है ये कितनी हुक ने बहुत दिमागी थे ये। आसंकित मरोड़ तुला का उपयोग किसने किया था? तो कुलाम्ब ने किया था ये। आसंकित मरोड़ तुला, कुलाम्ब। पता नहीं कैसे कैसे नाम है, क्या है ये? आसंकित मरोड़ हो रही है थोड़ी सी, आसंकित अंसाकित। ओके, मरोड़ तुला यूज्ड टू मेजर विद्युत आवेशों के बीच बल, टू मेजर फोर्स बिटवीन विद्युत आवेश, ठीक, विद्युत आवेश। ठीक है, कोलाम्ब, ऑगस्टिन कोलाम्ब, बस कोलाम्ब। 1906 में नोबेल पुरस्कार दिया था गैसों द्वारा विद्युत के संचालन पर, थॉमसन को मिला था। यार जे थॉमसन, क्या क्या तुम लोग सब करते रहते थे, एक तो सुकून नहीं था किसी की ज़िंदगी में बिल्कुल। गैसों द्वारा विद्युत के संचालन पर उनके सैद्धांतिक प्रायोगिक जांच के लिए महान कार्य के लिए जो जे थॉमसन था, विद्युत के संचालन पर उनके सिद्धांत। अच्छा ठीक है, गैस फिलोसोफी नेचुरलिस्टिक प्रिंसिपला मैथमेटिक्स ऐसे। अच्छा, प्रिंसिपिया बताओ, प्रिंसिपिया किसी न्यूटन की है? ठीक है, प्रिंसिपिया नहीं किया। केपलर ने लिखी है एपिटॉम एस्ट्रोनोमिया। ओके, एपिटॉम एस्ट्रोनोमिया। और एडमंड हैली ने लिखी था एस्ट्रोनॉमी बुक। ये तो रन कर रहा है, ये भी लिख लूँ अब मैं, क्या ही कर सकते हैं भाई। केपलर ने कह रही एपिटॉम एस्ट्रोनोमिया, ऐसे लिख लो, एपिटॉम होगा कहीं, एपिटॉम एस्ट्रोनोमिया, इनको एस्ट्रोनोमिया था केपलर। ठीक है, और ऑर्बिटर फिलोपोन्स ने लिखी थी, द एस्ट्रोनॉमी बुक लिखी गई थी। बस थोड़ा सा ही बचा है, एस्ट्रोनॉमी बुक, बाकी कल कर लेंगे सोच रहे हैं। द एस्ट्रोनॉमी बुक लिखी थी एडमंड हैली ने। केपलर ऑर्बिटर लिखी थी जॉन फिलोपोनस ने। भाई कितना लिखोगे फिर इस तरह से, जॉन ये फिलोपोनस है कोई। ठीक है, वैक्यूम पंप के आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है। वैक्यूम पंप का आविष्कार तो इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर। तो ओटो वान गुएरिको, उन्होंने सबसे पहले अंतरिक्ष में पूर्ण निर्वात की धारणा बताई थी। ओ वैक्यूम वाला सब काम तुम किए। हाँ, तुम तो इम्पॉर्टेंट हो भाई, तुमको हम पूरे मन से लिखेंगे। वैक्यूम पंप
ठीक है। ओटो वान ग्वेरिको, ओटो वान ग्वेरिको, उसको ओटो ना ओटना भी होता है, पानी जैसे को बोल देते हैं। तो ओटो ना अपनी निर्वात में कहाँ, वैक्यूम में, ठीक है। निर्वात की अवधारणा भी इन्होंने दी थी। क्रॉकॉर्ड और वाल्टन ने अधिक हाँ, ये तो वो विकर्ण वाला था इनका, विकर्ण वो परमाणु को भाजक भी किए थे, त्वरक भी विकसित किए थे, ये दोनों साथ ही साथ रहते रहे। रिएक्टर जो है इनको फर्मी लाए थे। जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव में प्रवेश करती है तो उस द्रव का प्रकाशित प्रकाश का अंश भी, तो रमन ने बताया। टिंडल तो सीधे निकल जाता है, वो अलग चीज़ है। प्रवेश करती है तो उस द्रव का प्रकीर्णित प्रकाश का एक अंश भिन्न रंग का होता है। किसी तरह प्रवेश करती है तो प्रकीर्णित प्रकाश का एक अंश भिन्न रंग का होता है। गजब की चीज़ है। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? वाटरमैन। बट फाउंटेन पेन डोनाल्ड, यार ये तो पता होना चाहिए था। बताओ। वाटरमैन लगा दे। हाँ वाटरमैन नहीं, फाउंटेन पेन, वाटरमैन फाउंटेन वाटर। अल्ट्रासाउंड वाला जो डोनाल्ड ट्रंप लेकर के आए थे, डोनाल्ड ट्रंप, इनके अल्ट्रासोनिक डायग्नोस्टिक विकास किया था। उसकी कई सारी वाइफ भी हैं, उन्हीं के लिए लाए थे। डेविस ह्यूज ने कार्बन माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में वर्णक्रमीय रेखा के घटकों में विभाजित होने को क्या कहते हैं? चुंबकीय के स्थिति में जीवन प्रभाव कहते हैं। कि पर्यावरण की खोज तथा समझ डैश के द्वारा किए गए प्रयोगों की विस्तृत धारणा है। फैराडे हेनरी होंगे। रोएंगटन एक्सरे, ऊर्जा कांटा, एनर्जी क्वांटम, हिंजनबर्ग नहीं यार, प्लैंक थे, प्लैंक। ओके एनर्जी क्वांटा इज प्लैंक, ठीक है, याद रखो। फिर एनर्जी क्वांटा है तो प्लैंक हो जाएंगे, प्लैंक। अतिचालकता के लिए ओन्स थे, ये नए से नाम आ गए। अतिचालकता की खोज की थी हेइक कामेल्डिंग ओन्स। अतिचालकता के लिए जो है, अतिचालकता की खोज जो है हेइक कामेल्डिंग ओन्स ने की थी। लिख लूँ मैं इसको फिर से एक बार। अतिचालकता हेइक कामेल्डिंग ओन्स, हेइक कामेल्डिंग ओन्स। कॉटन बताइए तब विटनी भाई खत्म हुए। बस एक और। केवलर का आविष्कार किया था कोवलेक ने। केवलर क्या चीज़ है? केवलर कोवलेक, लेक केवलर कोवलेक। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, इकाइयाँ और माप। इसके बाद मिसलेनियस है और बस ये खत्म हो जाएगी फिजिक्स। तो पढ़ते हैं चलो पहले खुद से और फिर ये 2 घंटा मेरे को आज भी लग जाएगा क्या? 9 बज गया यार, मैं थक भी गई हूँ। 4 पन्ने बाकी हैं। 1 किलोवाट बराबर होता है 3300 किलोग्राम जूल। चलो 60 क्वेश्चन है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगी। मैं थक गई हूँ चूँकि, और 9 भी बज गया, मेरे को सोना भी टाइम पे है, उठना भी है 7 बजे। ओके 7 मिनट, और इसको मैं फिर से बना दूँगी, कोई इशू नहीं है इसमें।